हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th, और क्लास 9th का IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 को हम पढ़ रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम है कम्युनिकेशन साइकिल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस वगैरह हमने डिस्कस किए। किस तरीके से कोई सेंडर पर्सन कम्युनिकेट करता है किसी रिसीवर के साथ में, कैसे वो अपने आइडियाज को, व्यूज को शेयर करता है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 of communication skills unit, that is various methods of communication. Yes, class 9th IT का chapter number 2 part A का हम डिस्कस करें, जिसका नाम है various methods of communication. So chapter number 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। सारे वीडियो लेक्चर्स उस चैप्टर के अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही हमने उसके असेसमेंट को भी कंप्लीट किया है, जिसमें हमने फिलअप्स को भी डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस किया था। अब आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर नंबर 2, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। फर्स्ट चैप्टर में हमने कम्युनिकेशन के बेसिक्स के बारे में पढ़ा कि कोई पर्सन जब अपने आइडियाज, व्यूज को शेयर करता है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है रिसीवर के साथ में, तो क्या होता है, किस तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहा है, कौन सी मेथड्स, कौन सी प्रोसेस का वो यूज कर रहा है। बस ये चैप्टर बेस्ड है उसी पर कि विच मैथड्स वी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करने के लिए आप कौन सी प्रोसेस, कौन सी मैथड्स को यूज करोगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम उन मैथड्स के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे डिटेल में सारी मैथड्स को वन बाय वन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को विद द सेकंड चैप्टर, वेरियस मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ। सो व्हाट अबाउट कम्युनिकेशन, अब तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं, हम अकेले चुपचाप तो नहीं बैठे रहते हैं ना, हम किसी ना किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। चाहे फिर हमारे पेरेंट्स के साथ हम कम्युनिकेट करें, है ना, या फिर हम हमारे मोबाइल में फ्रेंड्स के साथ में चैटिंग करें, या स्कूल जाते हो तो आप टीचर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करते हो, ठीक है, या बस में जाते हो तब आप कम्युनिकेट करते हो। तो हम हमेशा किसी ना किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। सो व्हाट अबाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग आइडियाज, ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। क्या होता है कम्युनिकेशन? एक्सचेंजिंग आइडियाज, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। ओके, पीपल यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। अब कम्युनिकेट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं ताकि आप अपने व्यूज को, आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सको। ओके, तो कौन से डिफरेंट मेथड्स होती है और किन फैक्टर्स पर ये डिफरेंट मेथड्स होती हैं। आप कैसे सिलेक्ट करते हो कि आपको बोलकर कम्युनिकेट करना है या आपको कुछ लिखकर कम्युनिकेट करना है। तो कौन से फैक्टर्स हुए जिनके बेसिस पर हम इन मेथड्स का यूज करते हैं। सो द चॉइस ऑफ द मेथड डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम कम्युनिकेशन की मेथड को सिलेक्ट करते हैं। ओके, क्या हो गई वो फैक्टर्स? अर्जेंसी ऑफ द मैसेज, कि मैसेज यदि आपका अर्जेंट होगा तो आप तुरंत ओरल कम्युनिकेट कर लोगे, आप बोल के कम्युनिकेट कर लोगे, राइट। आपके पास यदि टाइम अवेलेबल होगा तो आप टाइम के साथ में रिटर्न कम्युनिकेट कर सकते हो, चैटिंग के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना। यदि आपके कम्युनिकेशन में कुछ एक्सपेंडिचर लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेट करोगे। द इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल लेवल ऑफ सेंडर एंड द रिसीवर, सो दीज आर द फैक्टर्स। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें किस मेथड का यूज करना है कम्युनिकेशन के लिए। सो होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया इस चैप्टर का मोटिव क्या है। इस चैप्टर का मोटिव है बेसिकली कि कम्युनिकेट करने के लिए आपको कौन सी मेथड को यूज करना है, क्या अर्जेंसी है आपके मैसेज को डिलीवर करने की। यदि आप कोई मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हो तो आपके पास टाइम है, तो आप किस तरीके की मेथड यूज करोगे, आप किस तरीके से कम्युनिकेट करोगे। ओके, सो डिफरेंट मेथड्स हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। सो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, 3 टाइप की मेथड्स है। पहली है वर्बल, सेकेंड नॉन वर्बल एंड थर्ड इज विजुअल। ओके, सो इस पूरे चैप्टर में आपको इन 3 मेथड्स को ही पढ़ना है। डिटेल में पढ़ेंगे, हम आराम से पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से प्रैक्टिकली बेस्ड है ये तीनों मेथड। यदि मैं समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप खुद आंसर भी लिख कर आ सकते हो। क्लियर? सो फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन जो आप बोलकर करते हो वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है, जिसमें वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हम बोलते हैं, राइट। सो इसी को कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, जो 2 टाइप का होता है, जिसको ओरल और रिटन में डिवाइड किया गया है। अब ओरल कम्युनिकेशन, जो बोलकर कम्युनिकेशन हो रहा है, वो ओरल कम्युनिकेशन हो गया। अब यदि जो आप बोल रहे हो उसी को यदि आप लिखकर कम्युनिकेट कर रहे हो तो रिटन कम्युनिकेशन हो गया।
ठीक है। अब इनके बेस्ट एग्जाम्पल आप सभी को पता है, जैसे आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो घर में तो ओरली कम्युनिकेट कर रहे हो, और यदि आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करते हो तो आप क्या करते हो, चैट में आप कुछ वही वर्ड्स जो आप बोलते हो वो लिख कर कम्युनिकेट कर रहे होते हो, ठीक है। सो ओरल और रिटन कम्युनिकेशन किस कैटेगरी में आते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, जहां पे आप वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हो, और ये वर्बल कम्युनिकेशन पावरफुल कम्युनिकेशन होता है, टाइम सेविंग होता है, राइट, आप जल्दी से कम्युनिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें कोई वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यहां आप बोलकर कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते हो। नॉन वर्बल का मतलब होता है जब आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल। और वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आएगा, आप कोई कॉमन लैंग्वेज का यूज कर रहे हो जो सेंडर और रिसीवर दोनों समझ पा रहे हैं, जैसे आप हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तमिल लैंग्वेज के अंदर जब कम्युनिकेट कर रहे हो, कुछ वर्ड्स लिख के कम्युनिकेट कर रहे हो तो वर्बल होता है। लेकिन नॉन वर्बल में हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, गेस्चर्स के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू, आई कॉन्टेक्ट के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, ठीक है, समझ में आया अच्छे से। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या हुआ, जैसे आप किसी को ऑल द बेस्ट बोलते हो तो आप थम्स अप का साइन भेज देते हो, राइट, तो वो क्या हुआ, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, फाइन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बाद आती है बात थर्ड टाइप के कम्युनिकेशन की, जिसका नाम है विजुअल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन क्या होगा, वर्बल और नॉन वर्बल तो हमें समझ में आ गया। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हो तब हम विजुअल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको समझाना था मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो मैंने क्या किया, एक बढ़िया सा ऐसा डायग्राम टाइप बनाया, क्लासिफिकेशन बनाया। तो अब इससे आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना कि हाँ, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में 3 मेथड्स हैं और 2 इसके फर्दर टाइप है, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये एक विजुअल कम्युनिकेशन है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो उसको चार्ट, ग्राफ, पिक्चर्स, इमेजेस के फॉर्म में शो करते हो, ताकि रिसीवर को वो चीज जल्दी से समझ आ सके, है ना। सो ये एक विजुअल कम्युनिकेशन हुआ जहां पे मैंने टाइप्स को प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर एक क्लासिफिकेशन के फॉर्म में आपको समझाया। यदि यही चीज हम लिख कर बताते या कुछ पैराग्राफ वगैरह बहुत सारी चीजें बताते तो उसमें इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते आप, ठीक है। तो विजुअल क्या हो गया, जब विजुअल एड्स के थ्रू, जैसे आपने देखा होगा आप रास्ते में ड्राइव भी करते हो तो वहां पे साइंस बने होते हैं कि आपको स्लो ड्राइव करना है, आगे ज्यादा ट्रैफिक है तो वहां पे आपको स्लो चलना है ना। तो जो ड्राइविंग के मार्क्स होते हैं उसको देख के हम समझ जाते हैं इजिली, राइट। तो वही विजुअल एड्स कहलाता है। टेलीविजन पे भी जो एड्स आते हैं उसमें काफी सारी चीजें आपको विजुअली शो की जाती हैं, ओके। न्यूज़पेपर में भी आप एड्स देखते हो तो उसमें भी आपको काफी सारी चीजें विजुअली बताते हैं। तो वो कम्युनिकेशन जो इमेजेस, ग्राफ, चार्ट्स, टेबल्स के फॉर्मेट में होता है वो विजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है। सो होप आपको अच्छे से समझ में आया कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। अभी मैंने यहाँ पे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म किया है, जिसमें हमने देखा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेट करने के लिए आपको किन मेथड्स का यूज करना है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए हमें इन 3 मेथड्स का यूज करना होता है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल मेथड्स आती हैं। वर्बल कम्युनिकेशन 2 टाइप का होता है, ओरल एंड रिटन। जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, जो बोलकर कम्युनिकेशन कर रहे हो, वही कहलाता है एक्चुअल वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। नाम से समझ में आ रहा है हमें। सो वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज। जब आप सेंडर, कोई पर्सन अपने मैसेज को, अपने आइडियाज को, थॉट्स को, व्यूज को कैसे शेयर करता है, बोलकर, वर्ड्स के फॉर्म में शेयर करता है, एक्सचेंज करता है, देन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। Words are the most accurate and powerful tool to express and share ideas. देखो, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर जो भी मैसेज है वो डिलीवर कर रहा है रिसीवर तक, कैसे डिलीवर कर रहा है, वर्बली डिलीवर करना है। मतलब वर्ड्स के फॉर्म में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या कहलाता है, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। और ये मोस्ट पावरफुल और एक्यूरेट कम्युनिकेशन का एक टाइप होता है, क्लियर। अब वर्बल कम्युनिकेशन 2 तरीके से होता है, 2 टाइप होते हैं इसके। कौन कौन से, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन, ओके। ओरल मतलब जब हम बोलकर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो ओरल कम्युनिकेशन है, और जब आप कुछ लिखकर कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो रिटन कम्युनिकेशन हुआ। सो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, ओरल कम्युनिकेशन को डिटेल में समझेंगे कि यदि एग्जाम में आता है तो आपको क्या लिख कर आना है। क्योंकि बातचीत तो हम बहुत अच्छे से करते हैं, घर में पेरेंट्स से बात करते हैं, स्कूल में फ्रेंड्स से, टीचर्स से बात करते हो आप, है ना। लेकिन यही चीज लिखने को आती है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो ओरली, तब आपको क्या लिख कर आना है। सो ओरल कम्युनिकेशन क्या हुआ, ओरल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज थ्रू स्पोकन वर्ड्स। ये ध्यान रखना है, ठीक है।
वो वर्ड्स जो आप बोलकर कम्युनिकेट कर रहे हो, है ना, जब आप कुछ वर्ड्स को बोलते हो और अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हो, तो इस टाइप की प्रोसेस को, इस मेथड को हम कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। जैसे घर में आप पेरेंट्स से बात करते हो, ठीक है, क्लास में आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कम्युनिकेट करते हो, राइट, आज लंच में क्या लेकर आए हो, ठीक है, मम्मी ने लंच में क्या बनाया है। सो ये सारी चीजें जो होती है नेचुरली जो आप बातें करते हो वही ओरल कम्युनिकेशन में आता है। ओके, सो यदि डेफिनेशन आती है ओरल कम्युनिकेशन की तो क्या लिखोगे आप? द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज थ्रू स्पोकन वर्ड्स is known as oral communication. Now oral communication is more a natural form of communication than the written form. अब oral communication क्या होता है? Natural होता है। हर कोई communicate कैसे करता है? जल्दी से जो communication हो जाए, जिसमें time बच जाए, तो हम orally communicate करते हैं। The most significant advantage of oral communication is that it provides immediate feedback and clarification. देखो, जिसमें मैंने सर्कल बनाया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट या एडवांटेज क्या होगा ओरल कम्युनिकेशन का, कि आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। यदि आपने किसी से कुछ पूछा तो आपको इमीडिएट उसका आंसर मिल जाता है। कब? जब आप बोलकर कम्युनिकेट करते हो तो इमीडिएट फीडबैक मिलता है और क्लैरिफिकेशन भी होता है, आपके मन में कोई डाउट नहीं होता है, राइट। ये चीज समझ में आ गई ना अच्छे से। नाउ both the speaker and the listener take turns to speak and enter into kind of dialogue to make the whole communication process purposeful. यहाँ पर स्पीकर और लिसनर दोनों क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, दोनों बात कर रहे होते हैं और कम्युनिकेट करने का यहाँ पे जो तरीका होता है वो वर्ड्स के थ्रू होता है, ठीक है। सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई ना कि ओरल कम्युनिकेशन यदि आएगा तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लिख कर आना है, क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। नाउ इट इज टाइम सेविंग एंड यूजफुल टूल, जैसे कि मैंने अभी बताया। अब इसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, वो क्या लिखोगे आप कैसे कन्वर्सेशन करते हो? आप किसी से मोबाइल फोन पे बात करते हो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते हो, तो टेलीफोन कन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस मेल्स, जनरल कन्वर्सेशंस, स्पीचेस, मीटिंग, सेमिनार्स, ग्रुप डिस्कशन एक्सेट्रा कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। यदि एग्जाम्पल आ गए ओरल कम्युनिकेशन के तो आप क्या बताओगे? आप कैसे कैसे बात करते हो? आप मोबाइल फोन पे बात करते हो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ओरली कम्युनिकेट कर सकते हो, मीटिंग्स में आप ओरली कम्युनिकेट करते हो, राइट, सेमिनार्स, ग्रुप डिस्कशंस, इन सभी में आप कैसे कम्युनिकेट करते हो? ओरली। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओके, तो एग्जाम्पल्स याद कर लेना, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, तो आपको यही लिख कर आना है, इनमें से 3-4 के नाम आपको याद कर लेना है। द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द effectiveness of an oral communication are pace, clarity in pronunciation, volume, pitch and choice of words etc. अब क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू आप ओरल कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बना सकते हो, तो अब वही डिस्कस हम करने वाले हैं। अभी तक हमने डेफिनेशन डिस्कस किया, एग्जाम्पल डिस्कस किया, अब किन फैक्टर्स पर बेस्ड होता है ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, उनके फैक्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला फैक्टर है पेस। इट मीन्स हाउ फास्ट और स्लो यू स्पीक। अब ओरल कम्युनिकेशन भी डिपेंड करता है पेस पर, कि आप कितना फास्ट बोल रहे हो, आप कितना स्लो बोल रहे हो। ओके, इफ द स्पीकर टॉक्स टू फास्ट, यदि स्पीकर बहुत ज्यादा फास्ट बोलता है, द रिसीवर में नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब एंड इंटरप्रेट द मैसेज करेक्टली। यदि मैं आपको बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड से पढ़ाती जाऊंगी तो क्या आपको समझ में आएगा? क्या हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा? नहीं, है ना। सो इसीलिए पहला फैक्टर जो है ओरल कम्युनिकेशन का वो है पेस, की ना तो आपको बहुत ज्यादा फास्ट बोलना है और ना ही आपको बहुत ज्यादा स्लो बोलना है। ओके, यदि आप बहुत ज्यादा फास्ट बोलते हो तो जो रिसीवर है, जो लिसनर है, वो आपकी बात को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा और ना ही आपके मैसेज को सही तरीके से समझ पाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द स्पीकर टॉक्स टू स्लो, द रिसीवर माइट लूज इंटरेस्ट। यदि आप बहुत स्लो बोलोगे तो जो लिसनर है, जो रिसीवर है, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा आपकी बात को सुनने में। ओके, तो आपको क्या करना है? ना तो ज्यादा फास्ट बोलना है, ना ही ज्यादा स्लो बोलना है, एक बैलेंस्ड फॉर्म में आपको बातें करनी है। ओके, और सेकंड जो फैक्टर है वो है क्लैरिटी इन प्रोनाउंसिएशन। मतलब जो भी आप बोल रहे हो, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन में क्लैरिटी होना चाहिए। इट रिफर्स टू स्पीकिंग वर्ड्स clearly and correctly, including the correct sounds of the letters with proper emphasis. Okay, so दो हमने देखे यहाँ पे अभी फैक्टर्स, पहला पेस और दूसरा क्लैरिटी इन प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट फैक्टर है वॉल्यूम और पिच। अब वॉल्यूम और पिच मतलब साउंड आपका, ठीक है। इट मीन्स हाउ लाउड और सॉफ्ट योर वॉइस इज, कि आप कितना लाउड बोल रहे हो और आप कितना स्लो बोल रहे हो, ठीक है।
तो आपका जो साउंड होगा वो भी क्या होना चाहिए, ना तो ज्यादा लाउड होना चाहिए ना ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस टोन में हमें एक्चुअली बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। इफ द स्पीकर टॉक्स इन लाउड वॉल्यूम, यदि लाउड वॉल्यूम में स्पीकर बात करता है विथ समवन सीटिंग अक्रॉस द टेबल, ही मे साउंड डोमिनेटिंग एंड द रिसीवर माइट फील डिटैच्ड और अनकनेक्टेड। ओके, समझ में आया। ऑन द अदर हैंड, स्पीकिंग इन अ सॉफ्ट वॉइस लीड्स द रिसीवर टू थिंक दैट द स्पीकर इज शाय और नॉट कॉन्फिडेंट। यदि आप बहुत धीमी आवाज में बात करोगे तो क्या लगेगा रिसीवर को कि शाय है या अनकॉन्फिडेंट पर्सन है, ठीक है। लेकिन यदि आप बहुत ज्यादा लाउड वॉइस में बात करोगे तो जो लिसनर है वो सोचेगा कितनी लाउड वॉइस में बात कर रहा है, ठीक है, तो डी अटैच्ड होगा, अनकनेक्टेड होने की कोशिश करेगा आपसे कहीं ना कहीं। क्लियर हुआ अच्छे से। तो हमेशा हमें कैसे बात करनी है, एक बैलेंस्ड टोन को मेंटेन करना है। क्लियर। सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई ना कि वॉल्यूम और पिच भी ओरल कम्युनिकेशन में मैटर करता है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं, चॉइस ऑफ वर्ड्स। अब बात करने के लिए आप जिन वर्ड्स को सिलेक्ट करते हो, जिन वर्ड्स को चॉइस में लेते हो, तो वो वर्ड्स भी कैसे होने चाहिए, एप्रोप्रिएट होने चाहिए व्हाइल कम्युनिकेटिंग। ओके, व्हेनेवर यू कम्युनिकेट विद द पर्सन, जो वर्ड्स को आप यूज कर रहे हो ध्यान रखो कि वो वर्ड्स कैसे हो, एप्रोप्रिएट हो। ओके, किसी को हर्ट ना करें आपके वर्ड्स से। सो कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल वेयर अ रिमार्क अबाउट समवन शूज यूजिंग टू डिफरेंट वर्ड्स लीड्स टू एंटायरली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन बाय द रिसीवर। अब यहाँ पे आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है शूज के रिमार्क को लेकर, ठीक है। जैसे स्कूल आप जाते हो तो टीचर आपको बहुत सारे रिमार्क्स देती है ना। यदि आप कोई बहुत अच्छा काम करते हो, आप प्रॉपर ड्रेसअप होके जाते हो, तो टीचर आपको क्या बोलती है, वंडरफुल, ठीक है, आप प्रॉपर आते हो, मैनर्स में आते हो, डिसिप्लिन्ड आते हो, राइट। लेकिन यही कहीं यदि कोई बच्चा सही तरीके से रेगुलरली नहीं स्कूल आता है, ठीक है, प्रॉपर ड्रेसअप में नहीं आता है, तो उसे टीचर्स बैड रिमार्क भी देती हैं, राइट। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपकी बुक में लिया हुआ है शूज के रिमार्क को लेकर। अब यहाँ पे आपको रिमार्क किस तरीके से देना है, वर्ड्स को कैसे सिलेक्ट करना है कम्युनिकेट करते टाइम, इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। द टेबल गिवन बिलो लिस्ट द कमेंट्स एंड द इंटरप्रिटेशंस, कि रिसीवर किस तरीके से उसे इंटरप्रेट करता है। ओके, अब कमेंट्स तो हम दे देते हैं, लेकिन रिसीवर उसे कैसे इंटरप्रेट करेगा वो चीज भी हमें समझना है। सो द शूज आर वेरी चीप, आप इस तरीके से लिखोगे तो देखो वर्ड्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है, रिसीवर उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है, आप इन वर्ड्स को और कैसे यूज कर सकते हो, कैसे रिमार्क दे सकते हो। द शूज लुक शेबी, द शूज आर नॉट कॉस्टली, दिस शूज आर वेरी इकोनॉमिकल। सो ये जो वर्ड्स का वे है इट इज नॉट करेक्ट ना। इस तरीके से यदि आप कमेंट करोगे, इस तरीके से यदि वर्ड्स को आप सिलेक्ट करोगे तो ये वर्ड्स यहाँ सूट नहीं कर रहे हैं, राइट। लेकिन उसी को आप यदि इस तरीके से यूज करते हो, द शूज आर नॉट कॉस्टली, देन दिस इज द करेक्ट वे टू एक्सप्रेस योर वर्ड्स टू गिव द करेक्ट रिमार्क। ओके, सो समझ में आया अच्छे से कि हमें चॉइस ऑफ वर्ड्स जो फैक्टर है उसको कैसे यूज करना है कम्युनिकेट करते टाइम। सो देयरफॉर व्हाइल ड्राफ्टिंग योर मैसेज, जब आप मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हो, आप किसी को मैसेज डिलीवर कर रहे हो, बोल रहे हो, कोई बात कर रहे हो, देन केयरफुली चूज वर्ड्स। आपको वर्ड्स जो चूज करने हैं वो केयरफुली सिलेक्ट करने हैं, दैट कम्युनिकेट योर मीनिंग क्लियरली, ताकि जो आप बोलना चाह रहे हो, समझाना चाह रहे हो, उसका क्लियर मीनिंग निकल सके, एंड लीव लिटिल स्कोप फॉर मिस इंटरप्रिटेशन, और मिस कम्युनिकेशन, मिस इंटरप्रिटेशन का कोई भी चांस ना हो। ओके, नेक्स्ट फैक्टर फ्लुएंसी। अब जब भी आप बात कर रहे हो तो प्रॉपर फ्लुएंसी को मेंटेन करो। फ्लुएंसी मेंटेन करो मतलब यदि आप हिंदी में बात कर रहे हो तो आप हिंदी की फ्लुएंसी मेंटेन करो, यदि आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो आप इंग्लिश की फ्लुएंसी, जिस भी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी लैंग्वेज की फ्लुएंसी आपको मेंटेन करके रखनी है। इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू स्पीक विद ईजी एंड एक्यूरेसी इन अ लैंग्वेज। आपको उस लैंग्वेज का पूरा नॉलेज होना चाहिए जिस भी लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो। टू टॉक विद फ्लुएंसी मीन्स दैट योर स्पीच फ्लोज वेल एंड देयर आर नॉट मेनी इंटरप्रिटेशंस टू दैट फ्लो। मतलब बहुत सी बार होता है ना, जैसे आपको कोई स्पीच देने को बोल दिया, आपको कोई आंसर लर्न करने को बोल दिया है ना, तो आप जब दोगे तो बहुत सारा ओके लाइक दिस टाइप ऑफ वर्ड्स डोंट यूज, ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करना चाहिए। इट कीप्स द रिसीवर एंगेज्ड। फॉर एग्जाम्पल टू मेनी पॉजेज एंड वर्ड्स लाइक ओ यू नो, जनरली करते हैं बच्चे ऐसा बोलते टाइम, ठीक है। सो इस तरीके के वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए हमें जब कम्युनिकेट कर रहे हो। सो इससे क्या होता है, रिसीवर engaged नहीं हो पाता है। Used by the speaker may distract the receiver and break the flow of communication। आपका जो कम्युनिकेशन का फ्लो है कहीं ना कहीं वो ब्रेक होने लगता है। तो रिसीवर को यदि इंगेज करना है आपको अपनी बातों में तो इस तरीके के वर्ड्स का ओ यू नो टाइप के वर्ड्स का ज्यादा यूज नहीं करना है। ओके, एक फ्लुएंसी हमें मेंटेन करके चलनी है while you speak। ओके, नाउ लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन।
अब लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का जो लेंथ है, जो टाइम है, वो भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोलते हैं ना कोई पर्सन बहुत ज्यादा बोलता है, ये बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत टाइम में बोलता है, इसका नहीं सुनना हमको, ठीक है। तो वहां पे रिसीवर क्या होता है, कहीं ना कहीं इंगेज नहीं हो पाता है लिसनिंग में। द कन्वर्सेशन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। ये आपका मेन पॉइंट होगा किसका, ओरल कम्युनिकेशन का, कि जब भी आप ओरली कम्युनिकेट करो तो सिंपल बोलो, शॉर्ट बोलो, स्वीट बोलो, टू द पॉइंट बात करो। मतलब ओरल कम्युनिकेशन या कोई सा भी कम्युनिकेशन हो वो क्लियर, कंसाइज होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। इफ द स्पीकर टॉक्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम अबाउट थिंग्स which are not relevant to the topic, the listener lose interest। अब जिस टॉपिक से रिलेटेड बात ही नहीं कर रहे हो आप, तो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट जाएगा वहां से, जो आप बोल रहे हो रिसीवर आपकी बात सुनेगा नहीं, एंड द पर्पस ऑफ स्पीच इज डिफीटेड। जिस पर्पस से आप बात करने वाले हो वो भी नहीं रहेगा, राइट। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन का जो टाइम है, आप टाइम को सेव करके बात करो, मतलब पॉइंट टू पॉइंट और शॉर्ट और स्वीट कन्वर्सेशन करो। ऑन द अदर हैंड, अ कन्वर्सेशन विच इज शॉर्ट कन्वेज द मैसेज क्लियरली एंड कॉन्साइसली एंड कीप्स द लिसनर्स एंगेज्ड। वहां पे जो रिसीवर है, जो लिसनर है, वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा, आपके साथ एंगेज्ड रहेगा। ओके, सो ये चीज समझ में आई। अब डिस्कस करते हैं हम एडवांटेजेस। तो यहाँ पर खत्म हुए फैक्टर्स। क्या फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए ओरल कम्युनिकेशन के, अच्छे से समझ में आए। ओरल, लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन, क्लैरिटी इन स्पीच, एक्यूरेट होना चाहिए आपके वर्ड्स, ठीक है, फ्लुएंसी मेंटेन होनी चाहिए। ओके, सो एडवांटेजेस क्या होंगे जो अभी हमने देखे, यही सब एडवांटेजेस में भी आएंगे वापस से। आप देखो पहला एडवांटेज क्या है, इट इज इंटरपर्सनल एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप। कि ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। मतलब जब तक आप किसी से बात ही नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तो कैसे आप रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओगे, बिल्ड कर पाओगे, राइट। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि आप दो फ्रेंड्स क्लास में बैठे हुए हो और दोनों ने बात ही नहीं करी, तो आप कैसे फ्रेंड्स बनोगे, राइट। तो कम्युनिकेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ बात करनी पड़ेगी फ्रेंड्स बनने के लिए, राइट। सो इट इनकरेजेस इन्वॉल्वमेंट इन टीम वर्क एंड डिसीजन मेकिंग। अब ये जो ओरल कम्युनिकेशन है वो टीम वर्क को बढ़ाने में भी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओरल मैसेज प्रोवाइड्स प्रॉम्प्ट फीडबैक। अब ओरल मैसेज में आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है, जो आप पूछते हो, जो आप बोलते हो उसके बदले में, राइट। तो फीडबैक भी जल्दी से मिल जाता है किसमें, ओरल कम्युनिकेशन में। इट इज कॉस्ट एंड इफिशिएंट, मतलब यहाँ पे आपको बोलने में कोई कॉस्ट तो नहीं लग रही है, राइट। इट इज प्रिफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल मैटर्स। तो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स में ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक प्रिफर्ड मोड होता है। अब डिसएडवांटेज क्या हुए, डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, जहां पे ओरल कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेज है वहीं पर डिसएडवांटेज भी होते हैं। सो इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इमोशंस आर विजिबल एंड हेंस कैन लीड टू मिसकम्युनिकेशन। कभी कभी मिसकम्युनिकेशन होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि इमोशंस हमारे विजिबल होते हैं, राइट। आप किसी को गुस्से से कभी डांट रहे हो तो सामने वाले को हर्ट हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन भी इसी तरीके से क्रिएट होते हैं, ओके, क्योंकि इमोशंस विजिबल होते हैं व्हाइल यू कम्युनिकेट एज ओरल। नाउ इट हैज नो लीगल वैलिडिटी। यदि आप किसी को कुछ देते हो तो लीगल कोई वैलिडिटी नहीं होती है ना। लेकिन यदि आप लिखकर कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके पास में प्रूफ है, आपके पास में लीगल है वो चीज, तो लीगल वैलिडिटी नहीं होती है ओरल कम्युनिकेशन में। इट डज नॉट प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड। अब कुछ भी चीजें हमारे पास सेव करने के लिए है नहीं, तो परमानेंट रिकॉर्ड भी आप नहीं रख सकते ओरल कम्युनिकेशन का। एंड द मैसेज कैन बी इजीली फॉरगॉटन। सपोज आपकी मम्मा आपसे कुछ बोलती है, आप काम नहीं करते हो, सुबह बोला शाम को याद आता है, राइट, आप भूल गए, नहीं किया। तो यहाँ पे क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन में चीजें भूलने की भी हो सकती हैं, साथ ही यहाँ पे कोई रिकॉर्ड आप रख के नहीं रख सकते हो, ओके, कोई परमानेंसी मेंटेन नहीं कर सकते हो। तो लीगल वैलिडिटी नहीं होती है, परमानेंट आप रिकॉर्ड नहीं रख सकते हो, चीजें भूल भी सकते हो, ठीक है, समझ में आया। इट मे बी डिफिकल्ट फॉर सर्टेन पीपल टू अंडरस्टैंड स्पीच ड्यू टू वेरियस एसेंट्स एंड पेस यूज्ड इन ओरल कम्युनिकेशन। कभी कभी आपकी बातों को समझना भी यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन में डिफिकल्ट होता है। जरूरी नहीं है कि हर पर्सन आपकी बात को वैसे ही समझे जैसे आप समझा रहे हो। This form of communication is not suitable for lengthy messages. यदि मैसेजेस लेंदी होते हैं तो उस केस में ओरल कम्युनिकेशन सुटेबल नहीं होता है। सो दिस ऑल आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब आप वर्बली कम्युनिकेट करते हो, वर्ड्स के फॉर्म में कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, बोलकर कम्युनिकेट करते हो, उसे ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से आपका टाइम सेव होता है, राइट, और आप जल्दी से कम्युनिकेट करते हो और जल्दी फीडबैक भी आपको मिल जाता है। क्लियर, तो यही कहलाता है ओरल कम्युनिकेशन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन।
सो लास्ट वीडियो में ओरल कम्युनिकेशन को हमने अच्छे से कंप्लीट किया था, जिसमें हमने उसके फैक्टर्स देखे, एडवांटेज देखे, डिसएडवांटेज देखे। बिल्कुल उसी तरीके से आज की इस वीडियो में हम रिटन कम्युनिकेशन को भी डिटेल में समझेंगे। तो नाम से समझ में आ रहा है कि रिटन कम्युनिकेशन मतलब कि वो कम्युनिकेशन जो लिख कर किया जाता है, जिनमें जो वर्ड्स आप बोलते हो उन्हीं वर्ड्स को जब आप लिख कर कम्युनिकेट कर रहे हो, सो उस टाइप के कम्युनिकेशन को हम कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। यदि डेफिनेशन आती है तो क्या लिख कर आने वाले हो? दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सेंडिंग मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ रिटन वर्ड्स। ओरल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स को बोलते हैं, रिटन कम्युनिकेशन में हम उन्हीं वर्ड्स को लिखकर कम्युनिकेट करते हैं। मतलब वो मैसेज, वो इंफॉर्मेशन जो आपको सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना है, डिलीवर करना है, वो इंफॉर्मेशन को आप रिटन फॉर्म में दे रहे हो। ओके, सो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज रिटन कम्युनिकेशन, ओके, टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। Now, written communication is the most formal form of communication. Written communication कौन सा है? Formal communication के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एग्जाम में आप एप्लीकेशन लिख के देते हो ना टीचर को, सपोज आप लीव पे जा रहे हो तो लीव एप्लीकेशन लिखते हो, है ना, लेटर लिखते हो फ्रेंड्स के लिए, सपोज आप बर्थडे के लिए इनविटेशन कार्ड प्रिपेयर कर रहे हो। सो ये क्या होते हैं? ये डिफरेंट रिटन कम्युनिकेशन होते हैं। ओके, सो दिस कम्युनिकेशन इज द मोस्ट फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. It is an innovative activity of the mind that involves a careful choice of words and their placement in the correct order. अब यहाँ पे जब आप वर्ड्स को लिख रहे हो कम्युनिकेशन के लिए, तो वो वर्ड्स आपको बहुत केयरफुल होकर सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, ताकि आप उनको एक करेक्ट ऑर्डर में सीक्वेंस में अरेंज करके लिखते हो, ताकि सामने वाला जो बंदा है, जो लिसनर है या फिर जो रिसीवर है, जो आपके कम्युनिकेशन को समझे, प्रॉपरली इंटरप्रेट कर सके। ओके, अब इसके एग्जांपल्स क्या हुए? जैसे ओरल कम्युनिकेशन के हमने एग्जांपल्स देखे थे, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन देखा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखा, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह जिसमें आप बोलकर कम्युनिकेट करते हो। इसके क्या एग्जांपल्स हो जाने वाले हैं? सो एग्जांपल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड्स लेटर्स, रिपोर्ट्स, रिज्यूमे, ब्रोशर्स, सर्कुलर्स, मेमोरेंडम्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, नोटिसेस एक्सेट्रा। मतलब जो लीगल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं ना, जो नोटिस होते हैं, आपके स्कूल में भी आपके नोटिस निकलते हैं, आप डायरी में प्रॉपर रेगुलरली जो होमवर्क होता है, जो भी होता है, उसको नोट डाउन करके लेकर जाते हो, तो आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो वहाँ पे, ये सब रिटन कम्युनिकेशन में ही आता है। सो जब हम लेटर्स के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू, रिज्यूमे, ब्रोशर, सर्कुलर, मेमोरेंडम, कॉन्ट्रैक्ट्स, नोटिसेस, इनके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, ऑन पेपर आपको जब कुछ लिखा हुआ मिलता है कम्युनिकेशन के लिए, तो वो रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके, सो न्यूज़पेपर भी क्या है? एक रिटन कम्युनिकेशन का ही वे होता है। फाइन, नाउअडेज रिटन कम्युनिकेशन हैज बिकम शॉर्टर एंड फास्टर। अब आजकल तो क्या हो गया, रिटन कम्युनिकेशन शॉर्टर भी हो गया और फास्टर भी हो गया। कैसे? क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसी ऐप्स आ चुकी हैं जिनका हम यूज करके रिटन कम्युनिकेशन फास्ट वे में कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे चैट करते हो, तो आप क्या करते हो, इमोजीज वगैरह का भी आप यूज कर लेते हो, तो उसकी मदद से हम क्या करते हैं, शॉर्टर वे में और फास्टर वे में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। सो SMS एंड मैसेंजर्स लाइक व्हाट्सएप, ईमेल्स, सोशल मीडियाज आर सम ऑफ द स्टैंडर्ड मीडियम्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. For effective written communication, the message should be meaningful, concise and complete. जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन में होता है ना, कि ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए आपको ना ज़्यादा फास्ट बोलना है, ना ज़्यादा स्लो बोलना है, आपको अपना वॉइस, पिच, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। इन सारी चीज़ों को आपको बैलेंस्ड रखना है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी जब आप रिटन कम्युनिकेट कर रहे होते हो, तो जो भी वर्ड्स आप लिख रहे हो, जो भी सेंटेंस आप फॉर्म कर रहे हो, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपका रिटन कम्युनिकेशन कैसा होगा, इफेक्टिव होगा। तो यदि आपको रिटन कम्युनिकेशन इफेक्टिव करना है, तो उसके लिए आपको मीनिंगफुल, कॉन्साइज और कंप्लीट वे में कम्युनिकेट करना होगा। फाइन, अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं रिटन कम्युनिकेशन के? सो रिटन कम्युनिकेशन अलाउज द सेंडर टू थॉटफुली ड्राफ्ट क्लियर एंड कॉम्प्रहेंसिव मैसेज। जो भी मैसेज आप ड्राफ्ट करते हो वो क्लियर और कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए। आप कोई ईमेल लिख रहे हो, है ना, तो ईमेल भी आपका क्लियर होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए, उसमें जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो वो भी बहुत सही तरीके से होना चाहिए। क्लियर, रिटन कंटेंट हैज लीगल वैलिडिटी। अब ओरल यदि कम्युनिकेट करते हो तो वहां पे कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं होती है, क्योंकि हम जो वर्ड्स हैं वो बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड्स हैं आप उन्हें लिख रहे हो, प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो, तो इसकी लीगल वैलिडिटी होती है। ओके, इट इज सुटेबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर लेंदी मैसेजेस। अब यदि मैसेज आपका लेंदी है तो आप उसको यदि लिख कर ट्रांसफर करोगे तो रिटन कम्युनिकेशन सुटेबल मोड होता है किसका,
लेंदी मैसेजेस को कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में यदि आप लेंदी मैसेजेस को फॉर्म करते हो, लेंदी मैसेज डिलीवर करना चाहते हो, तब वो सुटेबल नहीं होता है। ये हमने ओरल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज में देखा था। तो यहाँ पे देखो दोनों को आप कैसे याद रखोगे, यदि दोनों में डिफरेंस भी आता है ओरल रिटर्न में, तो इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बेसिस पे आप डिफरेंस भी प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि एडवांटेज क्या हुए रिटर्न कम्युनिकेशन के। पहला एडवांटेज तो ये है कि जो भी मैसेज आप ड्राफ्ट कर रहे हो वो क्लियर कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए, यहाँ पर लीगल वैलिडिटी होती है आपके कम्युनिकेशन की। ये सुटेबल मोड होता है जब कोई लेंदी मैसेज यदि आपको डिलीवर करना है तो। ओके, तो यहीं पर डिसएडवांटेज भी है रिटर्न कम्युनिकेशन के। अब डिसएडवांटेज की यदि बात करें तो क्या होंगे डिसएडवांटेज? रिटर्न कम्युनिकेशन रिक्वायर्स टाइम। ओरल कम्युनिकेशन टाइम सेव करता है, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में आपको टाइम चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे आप मैसेज को ड्राफ्ट करते हो, पहले वर्ड्स को बहुत केयरफुली सोचते हो, समझते हो, फिर लिखते हो, है ना। सो क्या हुआ, रिटर्न कम्युनिकेशन रिक्वायर्स टाइम फॉर ड्राफ्टिंग द मैसेज। रिटर्न कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व पोस्टेज कॉस्ट। अब ओरल कम्युनिकेशन कैसा होता है? कॉस्ट इफिशिएंट होता है, वहां पे कोई कॉस्ट नहीं लग रही, बोलने की काहे की कॉस्ट लग रही है, लेकिन लिखना है आपको तो आपको स्टेशनरी आइटम्स चाहिए, पेन पेंसिल वगैरह चाहिए, पेपर चाहिए। यदि आप यूज कर रहे हो ईमेल का तो आपको डेटा चाहिए, आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, है ना। तो वहां पे कॉस्ट की नीड होती है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पोस्टेज कॉस्ट होता है, कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। रिटर्न मैसेज कॉजेज फीडबैक एंड कंसिक्वेंटली डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। अब ओरल कम्युनिकेशन में आपको तुरंत क्या मिलता था? फीडबैक मिल जाता है, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में फीडबैक की जरूरत होती है। फीडबैक के लिए आपको इंतजार भी करना होता है, डिसीजन मेकिंग में भी कहीं ना कहीं डिले होता है। ओके, यदि आपने रिटर्न कम्युनिकेट किया है और कोई डिसीजन टाइम पर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हो सकता है आपका लेटर है जो वो टाइम पर नहीं पहुंचा, आपका ईमेल टाइम पर नहीं पहुंचा, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फीडबैक में डिले भी होता है। ओके, सो ये क्या हो गए? रिटर्न कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस हो गए। तो यहां हमने क्या फिनिश किया? रिटर्न कम्युनिकेशन फिनिश किया। होप आपको अच्छे से समझ में आया। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आंसर लिख कर आओगे आप डेफिनेशन प्रॉपर लिखना, एग्जाम्पल प्रॉपर लिखना, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी प्रॉपर लिख कर आना। ओके, है ना। लेकिन जब बात आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, जिसमें आप वर्ड्स के फॉर्म में कम्युनिकेट नहीं करते हो, तो उसी टाइप के कम्युनिकेशन को हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अब आप सोच रहे होंगे जब बोलकर कम्युनिकेट नहीं करते हैं, लिखकर कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो कैसे कम्युनिकेट करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में? तो इसमें जो कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होता है। मतलब कि ओरल और रिटन कम्युनिकेशन में आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल कोई कॉमन लैंग्वेज का यूज करते हो, है ना, रिसीवर को इंटरप्रेट करने के लिए, समझाने के लिए आपके पॉइंट को आपके मैसेज के थ्रू, ठीक है। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, पोस्चर्स, ओके, इनका यूज करके आप सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करते हो, राइट। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स, ओरल और रिटन। मतलब बिना वर्ड्स के, बिना ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो तो उस टाइप के कम्युनिकेशन को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये कम्युनिकेशन इफेक्टिवली कब हो सकता है? इट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू एनहांस आवर वर्बल कम्युनिकेशन। जो आप बोलते हो, जो आप लिखकर कम्युनिकेट करते हो, उसको इफेक्टिवली कौन करता है, उसको ज्यादा अच्छा कौन बनाता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बनाता है। कैसे? क्योंकि बोलना आसान है, लिखना आसान है, लेकिन आप किस तरीके से बोल रहे हो, आप कैसे समझा रहे हो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। आपने बोल दिया बट आपने उसको किस तरीके से बोला, हाउ टू से, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। और हाउ टू से यही होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। व्हाट वी से, हम क्या वर्ड बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन, राइट। तो इट इंक्लूड्स आवर बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, पॉइंटिंग फिंगर्स एक्सेट्रा। ओके, जब भी आप कोई चीज बोलते हो, समझाते हो, तो आपका क्या बॉडी लैंग्वेज होता है? आप आई कांटेक्ट कर रहे हो, प्रॉपर नहीं कर रहे हो, आपका बॉडी गेस्चर्स कैसा है, आप फिंगर पॉइंट करके बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, राइट। ये जो चीजें हैं ना, ये सारी यही इंक्लूड होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ओके, नॉन वर्बल साइंस आर कैन कन्वे थॉट्स एंड फीलिंग्स इन द एब्सेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या एक्सप्रेस करता है? ये एक्सप्रेस करता है, क्या कन्वे करता है? थॉट्स और फीलिंग्स को कन्वे करता है। कब? जब आप वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जैसे आपको किसी को ऑल द बेस्ट बोलना है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो हम थम्स अप का साइन बताते हैं। यदि आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो आप ये वाला साइन बताते हो। तो ये और ये जो साइन मैंने अभी आपको बताया, इशारे करके बोलना, ये सब क्या होता है? ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या हुआ, राइट। सो अब देखते हैं हम
इसके एलिमेंट्स कि डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को में भी जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं. सो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर, फर्स्ट है इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस. फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हुआ, अब मैं आपको समझा रही हूँ, यदि मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं होंगे, बहुत लो वॉइस में मैं बोलूंगी तो आपको चीजें समझ में आएगी क्या? नहीं समझ में आएगी, राइट? तो फेशियल एक्सप्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू एक्सप्रेस एनीथिंग. जो भी आप चीज बोल रहे हो, समझा रहे हो, यदि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, सही हैं, तभी आप उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो. अब डिफरेंट टाइप के फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, यदि आप गुस्से में हो तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है, डिस्गस्टिंग हो जाते हो आप किसी चीज को लेकर तो आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है, डर लगता है, फियर में रहते हो तो ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, जब आप कुछ चीज को एंजॉय कर रहे हो, बहुत हैप्पी मूड में हो तो इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है, जब आप सैड हो तो ऐसा एक्सप्रेशन होता है, सरप्राइज्ड होते हो किसी चीज को लेकर तो ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं. तो ये एक क्या है, ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का तरीका है. मतलब आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हम हमारे अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन से हर चीज को डिपिक्ट करते हैं, हर चीज को एक्सप्रेस करते हैं. ओके, so it is the most noticeable aspect of the non-verbal communication. कभी कभी जो वर्ड आप बोलने वाले हो ना, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से ही समझ में आ जाते हैं, आपके बोलने से पहले ही समझ में आ जाते हैं, है ना? होता है जनरली, आपको कोई सब्जी बहुत अच्छी नहीं लग रही है, मम्मा ने आज बनाई, तो आपका पहले ही सैड सा मुंह बन जाता है कि यार इतनी तेज भूख लगी और मम्मी ने ऐसी गंदी से सब्जी बना दी है, तो आप कैसे खाएंगे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है ना? यदि आपके लिए कोई मैगी बना दे बहुत अच्छी सी, तो आपका फेस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके पहले ही एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे खुशबू सूंघ कर ही, राइट? तो ये चीज समझ में आई ना कि कैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो. So the look on a person's face is often the first thing we see even before we hear what he has to say. कि वो सामने वाला बंदा क्या बोलने वाला है, हम उसका फेस देखकर ही समझ जाते हैं, राइट? अब यदि कोई आपके साथ गुस्से से बात करने वाला है तो उसके फेस पर ही आपको गुस्सा नजर आ जाएगा, वो बोले उसके पहले ही. तो ये चीज क्लियर हो गई अच्छे से कि द लुक ऑन अ पर्सन्स फेस इज ऑफन द फर्स्ट थिंग. इसीलिए इसको वर्बल कम्युनिकेशन के भी पहले रखा गया है कि फर्स्ट थिंग ही आपकी क्या होगी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन ही डिपिक्ट कर देंगे कि वो पर्सन जो बोलने वाला है वो क्या बोलने वाला है, आपको उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ही समझ में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट थिंग, gestures. अब body gestures is also the important factor और important element of non-verbal communication. तो body gestures क्या हो गए, conscious hand and body movements are and signals are an essential way to communicate without words. अब जब आप words के बिना communicate करते हो, आप सपोज आपसे किसी ने पूछा, कहीं का रास्ता पूछा, कि कोई बात पूछा कि वो पर्टिकुलर चीज़ किधर है, ठीक है, तो आप क्या बताते हो रास्ते में? किसी ने पूछा सपोज कि ये वाली सोसाइटी किधर है, तो आप क्या बताओगे? सोसाइटी को फिंगर्स से आपने पॉइंट आउट करके बताया. ओके, इसी तरीके से यही कहलाता है बॉडी गेस्चर्स. तो ये देखो आपको जो इमेजेस में शो हो रहा है ना, यदि आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है तो आप इस तरीके से भी बताते हो. ओके, कुछ डायरेक्शन से यदि आपको बतानी है तो आप इस तरीके से बताते हो, जो मैंने अभी आपको बॉडी गेस्चर्स बताएं. तो ये कहलाते हैं गेस्चर्स. बिना स्पीकिंग वर्ड्स के हम इस तरीके से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो सम ऑफ द कॉमन गेस्चर्स इंक्लूड वेविंग, पॉइंटिंग एंड यूजिंग फिंगर्स टू इंडिकेट नंबर्स. किसी को हाई करना है तो आप मुंह से बोले बिना भी इस तरीके से हाई कर सकते हो, है ना, वेव करके भी, राइट? किसी को बाय करना है तो आप वेव करके बाय कर सकते हो. सो दीज ऑल आर दी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. गेस्चर्स वाले पार्ट में ये चीजें लिखना है आपको. ओके, सो some unconscious gestures also convey one's state of mind. For example, glancing at the watch is interpreted as a sign of disinterest or a desire to leave the conversation. अब होता है कभी कभी ये चीज कि आप सामने वाले को सुनना नहीं चाहते हो, है ना, और फिर भी वो आपको सुनाए चले जा रहा है, तो आप क्या करते हो? इस तरीके का पोस्चर शो करते हो कि कब जल्दी से ये मुझे फ्री करे, राइट? इसी तरीके से ये भी एक गेस्चर होता है, एक पोस्चर होता है कि आप सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हो, कि वो आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हो. सो दिस इज द अनकॉन्शियस gestures. Okay, similarly additionally different cultures recognizes their specific gestures. अब अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग gestures होते हैं, राइट? जैसे आप हैंड्स फोल्ड करके कभी किसी से बात करते हो, यदि हमें प्रे करना होता है तो हम इस तरीके से प्रे करते हैं. तो हर एक कल्चर के अपने अपने gestures होते हैं, हर चीज को डिपिक्ट करने के, शो करने के. सो इन इंडिया वी फोल्ड आवर हैंड्स टू ग्रीट अदर्स एंड एक्सप्रेस आवर रिगार्ड्स टू अदर्स, बट दिस gesture हैज नो सिग्निफिकेंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो यहाँ पे कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जिस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो, वैसे गेस्चर्स के थ्रू भी, ये अलग अलग गेस्चर्स के थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो. सो होप आपको ये सेकंड फैक्टर भी समझ में आया. नेक्स्ट है वॉइस.
अब वॉइस का मतलब क्या हुआ, ओरल कम्युनिकेशन में भी हमने देखा था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी नॉन वर्बल स्पीच सच एज टोन, पिच, वॉल्यूम, मॉड्यूलेशन, रिदम एंड रेट स्पेसिफिकली ना आर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो यहाँ पे आपका जो वॉइस है वो इसेंशियल एलिमेंट होगा कि आप किस टोन में बात कर रहे हो, आपका क्या पिच है, क्या वॉल्यूम आपने रखा हुआ है बात करने का, आपका साउंड क्या है, मॉड्यूलेशन, रिदम एंड रेट आर इसेंशियल एलिमेंट। When we speak, other people read our voices in addition to listening our words. कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप बोल रहे होते हो तो सामने वाला बंदा आपकी वॉइस को रीड करता है, ना कि सुनता है। सुनने के पहले वो आपकी वॉइस को रीड कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो बोल रहे हो वो कैसा साउंड कर रहा है, गुड साउंड कर रहा है, बहुत लो साउंड कर रहा है, बहुत हाई साउंड कर रहा है, वो डिपेंड करता है। सो दिस नॉन वर्बल साउंड्स प्रोवाइड सब्टल फॉर पावरफुल क्लूज नॉट into our true feelings and what we mean. For example, the tone of voice can indicate scarism, anger, affection and confidence. जैसा कि मैंने बताया अभी कि यदि आप हाई साउंड में बात कर रहे हो तो एंगर को शो कर रहा है, यदि आप लो साउंड में बात कर रहे हो तो बहुत सॉफ्टनेस को शो कर रहा है, ठीक है, कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो। यदि आप कॉन्फिडेंट हो तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से बात करोगे, ना आपका ज़्यादा लाउड साउंड होगा ना सॉफ्ट साउंड होगा, ठीक है, आप कॉन्फिडेंटली बात करोगे, बैलेंस्ड रखोगे अपने टोन में। सो अ लाउड टोन ऑफ वॉइस माइट बी इंटरप्रेटेड एज अ साइन ऑफ अप्रूवल एंड एंथुसियाज्म, ठीक है। यदि आप लाउड टोन में बात करते हो, वॉइस रखते हो अपनी, ताकि आप ये बता रहे हो कि हाँ आप फुल ऑफ एंथुसियाज्म हो, आप हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, व्हाइल अ सॉफ्ट टोन ऑफ वॉइस में बी constituted as a sign of nervousness. Okay, even lack of sound and silence can communicate a lack of interest and अंडरस्टैंडिंग। देखो यहाँ पे तीनों चीजें मैंने आपको बताई, लाउड साउंड के बारे में बताया, सॉफ्ट साउंड के बारे में भी बताया, इवन यदि लैक ऑफ साउंड भी होता है कि मतलब सामने वाला आपके सुनने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो ये तीनों चीजें मैटर करती है। वॉइस समझ में आया? ओके, कि अलग अलग तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो ना। बॉडी लैंग्वेज, अब बॉडी लैंग्वेज में क्या आ जाने वाला है, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है बॉडी लैंग्वेज में कि आप किसी भी चीज को किस तरीके से, किस वे में डिफाइन कर रहे हो, कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। जैसे कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप हुर्रे करते हो इस तरीके से, या कोई चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है या कुछ हो जाता है गलती से तो आप ऐसे करते हो, ओ नो ये क्या हो गया, राइट। तो दिस आर कॉल्ड दी बॉडी लैंग्वेज। सो बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशंस, आई मूवमेंट्स, हैंड गेस्चर्स, पोस्चर्स एक्सेट्रा। तो अभी जो फेशियल एक्सप्रेशंस देखे हमने, है ना, हैंड गेस्चर्स देखे, वो ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडिंग इरेक्ट एंड लर्निंग फॉरवर्ड कम्युनिकेट्स टू लिसनर्स दैट यू आर अप्रोचेबल एंड फ्रेंडली। यूजिंग अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस एंड गेस्चर्स स्ट्रेथन योर वॉइस। यदि आप सही तरीके से खड़े होकर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू सही तरीके से कम्युनिकेट करते हो, देन दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, इन अ कॉन्टेस्ट, यदि आप किसी कॉन्टेस्ट में जाते हो, इफ योर बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस, हमेशा हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो जो किसको रिफ्लेक्ट करता है, वो किस चीज को बताता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है उसको रिफ्लेक्ट करता है। योर स्पीच विल हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस एज वेल एज ऑन द जजेस। तो किसी भी कॉन्टेस्ट में कोई भी यदि सेलिब्रिटी आता है या कोई कॉम्पिटिटर होता है, यदि वो कॉन्फिडेंटली हर चीज को शो करता है, कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखता है, तो वो किसको इंप्रेस कर सकता है, जो लिसनर्स हैं, जो ऑडियंस वहां बैठी है, जो जजेस हैं, उन्हें इंप्रेस कर सकता है, राइट। समझ में आई मेरी बात अच्छे से कि बॉडी लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज आई गेज, आई कॉन्टैक्ट। ओके, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, यदि मेरा और आपका आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर नहीं होगा तो क्या आप उस चीज को अच्छे से समझ में आ सकते हो क्या? नहीं ना। तो आई गेस, आई कॉन्टैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द मूवमेंट ऑफ आईज लाइक लुकिंग, स्टेयरिंग एंड ब्लिंकिंग इज एन इसेंशियल फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, आई गेस ऑल्सो डिटरमाइन इफ समवन इज बीइंग ऑनेस्ट और नॉट। आप आईज देखकर, आंखें देखकर भी बता सकते हो कि ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ही इज ऑनेस्ट और नॉट, right? Steady eyes contact may be interpreted as the person being truthful or trustworthy. So eye contact is also an essential factor of non-verbal communication. Now physical contact. फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या, किससे कर रहे हैं हम यहाँ पर कि कम्युनिकेटिंग थ्रू फिजिकली कॉन्टैक्ट इज अनदर एसेंशियल नॉन वर्बल बिहेवियर। समटाइम्स अ टच मे बी एबल टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स मोर इफेक्टिवली देन वर्ड्स।
अब जैसे आप किसी से पहली बार मिलते हो या बहुत दिनों में मिलते हो तो आप उससे हैंडशेक करते हो इस तरीके से। सो हैंडशेक करके यदि आप किसी से मिल रहे हो, किसी को कंग्रेचुलेशंस दे रहे हो, तो आप वार्म हग करके उसे कंग्रेट्स करते हो। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का फिजिकल कॉन्टैक्ट वाला नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। ओके, नाउ अ वार्म हग फ्रॉम अ मदर कंसोल अ चाइल्ड, whereas a firm grip of a mother shows her control to prevent the child from doing something wrong। अब यदि आप कुछ अच्छा काम करके आते हो तो आपके पेरेंट्स आपको हक कर लेते हैं, आपको कंग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन यदि आपने कुछ गलत काम किया तो क्या करते हैं, आपका कान पकड़ते हैं जोर से और चाटा लगाते हैं, राइट। तो ये क्या हुआ है, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, ये कम्युनिकेट करने का तरीका होता है। Okay, so this is the important factor also in case of verbal communication, non-verbal communication. Okay, now ड्रेस एंड अपीयरेंस। अब ड्रेसअप और अपीयरेंस ये भी बहुत मैटर करता है। सो इन ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन द अपीयरेंस ऑफ बोथ द स्पीकर एंड द सराउंडिंग्स प्ले अ वाइटल रोल इन क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑफ द ऑडियंस और रिसीवर। For example, a well-dressed person gives an impression of position and power and thus generating respect from others. यदि आप वेल ड्रेस्ड होकर स्कूल जाओगे, प्रॉपर डिसिप्लिन में जाओगे तो आपका इंप्रेशन अलग होगा, लेकिन यदि आप वेल ड्रेस्ड होकर नहीं रहोगे तो आपको अपने आप में गुड फील नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है कि जो भी आप वर्क कर रहे हो, जहां भी जिस भी प्रोफेशन में हो, आप उसके अकॉर्डिंग वेल ड्रेस्ड रहो ताकि आपका कम्युनिकेट करने का तरीका भी सही रहे। ओके, सो जैसे आपको ये दिख रहा है, यदि आप स्ट्रीट में हो, कहीं घूम रहे हो तो स्ट्रीट वियर, कैजुअल वियर, बिजनेस कैजुअल, स्मार्ट बिजनेस, है ना। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसअप और अपीयरेंस कि आप किस तरीके से बिहेव करते हो, आप किस तरीके से बात करते हो, राइट। सो ये चीज समझ में आई अच्छे से कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप प्रॉपर ड्रेसअप हो नहीं हो, आप जो बात कर रहे हो वो उसमें आई कांटेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, आपके बॉडी गेस्चर्स जो है वो किस तरीके से हैं, है ना। नाउ एडवांटेजेस, तो अभी तक हमने ओरल और रिटन कम्युनिकेशन को डिटेल में समझा था, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देखे थे। उसी तरीके से आज हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के भी एडवांटेज देख रहे हैं और इसी तरीके से इसके डिसएडवांटेज भी देखेंगे। ठीक है, तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स और फैक्टर्स एक ही है, क्या इसके फैक्टर्स है, तो अब आप लिखकर आ सकते हो। एडवांटेजेस क्या हो गए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वर्बल मैसेज। ऑब्वियस, वर्बल मैसेज जो आप बोल रहे हो उसका कॉम्प्लीमेंट देता है एक तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। मतलब आप जो जिस चीज को बता रहे हो, आपको बॉडी गेस्चर क्या है उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो वर्बल कम्युनिकेशन को यदि इफिशिएंट बनाना है तो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं साथ में। फिजिकल गेस्चर्स ग्रेटली हेल्प हैंडीकैप्ड पीपल, स्पेशली डीफ पीपल, जो डीफ होते हैं, है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि आप उनके साथ में इशारों में बात कर सकते हो, उन्हें बहुत सारी चीज़ें अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू समझा सकते हो। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के दो एडवांटेज है जो हमने अभी डिस्कस किए। अब इसके डिसएडवांटेज, सो इट इज डिफिकल्ट टू एनालाइज अ नॉन वर्बल मैसेज, दस लीविंग अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। यदि आपको किसी इंफॉर्मेशन को लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सपोज कोई इंफॉर्मेशन छूट भी सकती है ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, हो सकता है कोई कुछ और इशारा कर रहा हो और आपने कुछ और समझ लिया हो, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लॉस होने के चांसेस होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। सो यहाँ पे चीजों को एनालाइज कर पाना कि सेंडर आपको क्या सेंड करना चाह रहा है, किस तरीके से मैसेज सेंड करना चाह रहा है, कभी कभी उसको समझने में भी डिफिकल्टी होती है। इफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लॉन्ग कन्वर्सेशन एंड नेसेसरी एक्सप्लेनेशंस आर नॉट पॉसिबल। अब जैसे रिटन कम्युनिकेशन, लेंथी मैसेजेस भी आप सेंड कर सकते थे, है ना, उसी तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप को जरूरत होती है कि यदि आप लॉन्ग कन्वर्सेशन कर रहे हो तो वहां पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको देने की जरूरत है। ओके, तो लॉन्ग कन्वर्सेशन के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सुटेबल नहीं है। सो ये दो इसके हो गए डिसएडवांटेज। क्या दो डिसएडवांटेज हो गए कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन को, मैसेज को एनालाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और लॉन्ग कन्वर्सेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता इजीली। ओके, सो अब जैसे नाम से समझ में आ रहा है विजुअल, विजुअल मतलब कि पिक्चर्स, ग्राफ, चार्ट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो जब कोई चीज किसी भी स्टूडेंट को समझाई जाती है, यदि हम उस चीज को रिटर्न समझा रहे हैं, बोलकर समझा रहे हैं, या फिर आप बुक में से उस चीज को पढ़ रहे हो, तो क्या वो चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी? नहीं, वो चीज आपको तब अच्छे से क्लियर होगी जब आप उसका पिक्टोरियल फॉर्म उसको शो करोगे। मतलब बच्चों को समझाया जाता है, जो राइम्स वगैरह दिखाई जाती है, राइट, राइम्स वगैरह में पिक्चर्स चलते हैं, मूविंग पिक्चर्स होते हैं कुछ, ओके, वीडियोस होती हैं, तो उन चीजों के थ्रू उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है ना। सो इसी को विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। वो कम्युनिकेशन जो ग्राफ, चार्ट, पिक्चर्स, टैबुलर फॉर्मेट में होता है, किसी भी रिसीवर को इंटरप्रेट करवाने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन तक सेंड करने के लिए, वही विजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब विजुअल कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाता है किसे? वर्बल और
और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। मतलब यदि आपको वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को और ज्यादा अच्छे से यूज करना है और ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करना है, तब हम विजुअल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। ओके, सो विजुअल कम्युनिकेशन की यदि डेफिनेशन आती है तो क्या लिख कर आने वाले एग्जाम में, एनी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूटिलाइजिंग द सेंस ऑफ साइट इज नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन। समझ में आया अच्छे से कि एनी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूटिलाइजिंग द सेंस ऑफ साइट इज नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन। Visual communication skills involve the judicious use of visual aids to make a penetrative and lasting impact on the receiver's mind. जो विजुअल एड्स आप देखते हो ना, जिसमें आप, हो सकता है आपकी टीचर आपको स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाती हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ स्मार्ट बोर्ड से, हम कुछ इमेजेस का यूज करते हैं हर चीज को समझाने के लिए, राइट। तो विजुअल एड्स का यदि यूज होता है किसी भी चीज को समझाने में, तो वो रिसीवर के माइंड पर बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है। रिसीवर उसे बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है, देन प्रॉपर फीडबैक सेंड करता है। यही हमारी कम्युनिकेशन साइकिल होती है, right? Now graph charts, maps, PowerPoint presentations, overhead projectors, smart boards, white and black boards, models, paper handouts, etc. These all are the different type of visual aids that help in conveying a message effectively. ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि विजुअल कम्युनिकेशन के क्या एग्जाम्पल्स होंगे, किस तरीके से विजुअल कम्युनिकेशन किया जाता है। तो विजुअल एड्स का यूज किया जाता है। विजुअल एड्स क्या हुए? विजुअल एड्स के अंदर आता है ग्राफ, चार्ट, मैप्स, PowerPoint presentation, overhead projectors, smart boards, white and black boards, models, paper handouts, etc. आप मॉडल्स वगैरह प्रिपेयर करते हो ना आपके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। कोई एग्जीबिशन होती है आपके स्कूल में, तो आप क्या प्रिपेयर करते हो? मॉडल्स प्रिपेयर करते हो। एग्जीबिशन में आप चार्ट्स वगैरह, ग्राफ्स वगैरह बनाते हो, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं यदि आपको कोई रिपोर्ट सबमिट करनी होती है तो आप उसमें चार्ट्स का, ग्राफ्स का यूज करते हो, जो आपके कॉन्सेप्ट को ईजिली एक्सप्लेन कर सकें। तो वो चीजें जो ईजिली एक्सप्लेन करने में आती है, जिसमें आप इन सारी चीजों का यूज करते हो, जैसे सोशल साइंस में आप मैप्स का यूज करते हो। मैप पे जो चीजें अच्छे से समझ में आती है, क्या वो आप लिख कर एक पैराग्राफ के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या नहीं ना? तो जो चीजें आप पिक्टोरियल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, विजुअल फॉर्म में एक्सप्लेन करते हो, वो ज्यादा अच्छा इंपैक्ट डालती है रिसीवर के माइंड पर कम्युनिकेशन के लिए। सो दिस इज नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन। होप आपको अच्छे से समझ में आया। अब आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो यहाँ पे जो पीपल है वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है विजुअल एड्स के फॉर्म में। दिस इज मैप, फिल्म, ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर, चार्ट, ग्राफ्स वगैरह, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड जो प्रोजेक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू आपको स्टडी करवाया जाता है, राइट। तो वो सब किसके अंदर आते हैं? विजुअल कम्युनिकेशन में आते हैं। ओके, नाउ अब विजुअल कम्युनिकेशन का एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं रियल लाइफ में भी। आप जब ड्राइव करते हो, यदि आपको पता होता है कि यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, आगे कैसा रोड आने वाला है, उसके लिए कुछ साइंस होते हैं। इन साइंस को देखकर, इन पिक्चर्स को देखकर हम जल्दी से समझ जाते हैं कि हाँ आगे किस तरीके का रोड है। क्यों? क्योंकि ये पिक्चर्स बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं, राइट। इनका क्या मीनिंग है, अपना अपना एक मीनिंग होता है। तो ये भी विजुअल कम्युनिकेशन में ही आता है, राइट। तो होप आपको विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है अच्छे से समझ में आया। इसका एक एग्जांपल लेते हैं जो आपकी बुक में भी मेंशन है। फॉर एग्जांपल, एन एडुकेटर कैन इम्पार्ट नॉलेज on a particular topic to the students in an effective manner with the help of smart board, picture or a diagram. Obvious, आपकी टीचर आपको जो पढ़ाती है, यदि वो सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाई चले जा रही है, बिल्कुल कुछ बिना इमेजेस के, बिना डायग्राम के, राइट, तो कैसा लगेगा आपको? क्या समझ में आएगा? बोरिंग लेक्चर हो जाने वाला है, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप प्रॉपर टीचर के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यदि वही उसी चीज को इफेक्टिव मैनर में समझाना है, तो उसके लिए वो स्मार्ट बोर्ड का यूज करेंगे, पिक्चर्स का यूज करेंगे, डायग्राम्स का यूज करेंगे, जिसके थ्रू आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ सके, आप प्रॉपर टीचर के साथ और उस टॉपिक के साथ में कम्युनिकेट कर सके, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ और बेस्ट एग्जाम्पल है। Now this visual aids help student to retain information and understand the concept much more clearly and quickly. So इससे क्या होगा, जब आप इन विजुअल एड्स का यूज करोगे तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनको वो जो कॉन्सेप्ट समझा रही हैं टीचर, वो अच्छे से समझ में आएगा और उसे वो क्लियरली और क्विकली क्या करेंगे, समझ सकेंगे। फाइन। सो द यूज ऑफ विजुअल एड्स ग्रैब द अटेंशन of the students and keep them engaged. इससे क्या होगा, आप अटेंशन ग्रैब करोगे और उस टॉपिक के साथ में एंगेज रहोगे और आपको सारी चीजें समझ में आएगी उस एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेटिंग। क्लियर? ये चीज अच्छे से समझ में आ गई ना कि क्या समझाया मैंने अभी विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में। यदि विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में लिखने को आता है तो अब आप इन पॉइंट्स को इजीली लिख सकते हो एग्जाम में और बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन? जैसे हमने वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे, बिल्कुल उसी तरीके से विजुअल कम्युनिकेशन के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो क्या एडवांटेजेस होते हैं? विजुअल एड्स लाइक ग्राफ्स, डायग्राम्स, मॉडल्स एक्सेट्रा make oral communication more meaningful.
आप जो बोल रहे हो यदि उस चीज को आप पिक्टोरियल फॉर्म में, मॉडल्स के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, ग्राफ डायग्राम्स के फॉर्म में यदि बताओगे तो वो क्या होगा, और ज्यादा मीनिंगफुल होगा वो कम्युनिकेशन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज, यूज ऑफ विजुअल एड्स मेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा इजी टू कॉम्प्रिहेंड। अब यदि कोई कॉम्प्लेक्स डेटा होगा और उसको आप यदि पिक्चर्स के फॉर्म में बताते हो, सपोज कोई क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्या है, कोई क्लासिफिकेशन है, अब उस क्लासिफिकेशन को आप यदि ज्यादा बोलने की जगह उसको एक प्रॉपर क्लासिफाइड वे में शो करोगे, जैसे सपोज हम एक क्लासिफिकेशन ले लेते हैं, आपकी बुक का ही ले लेते हैं कि आपकी जो बुक है IT 402, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी में, ठीक है। अब पार्ट ए में क्या है, पार्ट ए में आपकी 5 यूनिट्स हैं, कौन कौन सी यूनिट है, कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, और आपकी सेकंड यूनिट यहाँ पे आ जाती है एक बिजनेस वाली एंटरप्रेन्योर स्किल्स है, ICT है ना। फिर इसी तरीके से पार्ट बी को हमने डिवाइड कर दिया। तो अब ये देखो, ये जो वे है आपका, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है क्लासिफाइड वे में, यदि हम कोई इस तरीके से चीजों को समझाएंगे तो वो इजी समझ में आएगी और क्या होगा, यूजर उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा, ठीक है। सो ये चीज क्लियर हुई कि कॉम्प्लेक्स डेटा को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए हम विजुअल एड्स का यूज करते हैं। और विजुअल एड्स में क्या आते हैं, फिर से बता रही हूँ, एग्जांपल याद कर लेना, ग्राफ, चार्ट्स, टेबल्स, मॉडल्स, स्मार्ट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये सारी जो चीजें होती है ये विजुअल एड में आती है। नाउ विजुअल एड्स मेक द कम्युनिकेशन मोर इंटरेस्टिंग, और विजुअल एड्स की मदद से जो कम्युनिकेशन होता है सेंडर और रिसीवर्स के बीच में वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ओके, सो दिस ऑल आर दी एडवांटेजेस। यदि एग्जाम में आएगा तो आपको ये 3 एडवांटेज लिख कर आना है कि यहाँ पे विजुअल एड, ग्राफ, चार्ट, मॉडल्स जो है वो आपके कम्युनिकेशन को मीनिंगफुल बनाता है, कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी कर देता है, और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो मोर इंटरेस्टिंग होता है। ओके, नाउ अब जहां किसी चीज के एडवांटेज होते हैं वहीं उसके क्या होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो विजुअल कम्युनिकेशन के क्या डिसएडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेजेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन आर सम ऑफ द विजुअल एड्स यूज्ड इन विजुअल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आर कॉस्टली। कभी कभी विजुअल एड्स जो आप यूज करना चाहते हो वो कॉस्टली भी होते हैं। सपोज प्रोजेक्टर्स वगैरह, जो स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह रहते हैं, वो कहीं ना कहीं कॉस्टली होते हैं, हर किसी की बात नहीं होती है कि आप उसके थ्रू कम्युनिकेट करवा सकें। समटाइम्स विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम्स कॉम्प्लेक्स, कभी कभी विजुअल प्रेजेंटेशंस भी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। यदि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा उसको आप यदि विजुअली प्रेजेंट करने वाले हो तो वहां भी कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होती है। समटाइम्स विजुअल टेक्निक्स टेक मच टाइम टू कम्युनिकेट, और यहाँ पर टाइम भी कभी कभी ज्यादा हो जाता है यदि आप विजुअल एड्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हो तो। ओके, जैसे आप कोई ग्राफ को या कोई चार्ट को या कोई रिपोर्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो जिसमें ग्राफ चार्ट बना हुआ है, ठीक है, अब इसको आपको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग गया, राइट, तो क्या हुआ, ये विजुअल एड का एक डिसएडवांटेज हो गया। सो मच टाइम टू कम्युनिकेट, फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकंड इज कॉम्प्लेक्स होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना, सेकंड एंड थर्ड इज इट इज कॉस्टली। दिस 3 आर डिसएडवांटेजेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स की कुछ हिंट्स आपको इस तरीके से दी हुई है, जिसमें फीडबैक, फेशियल एक्सप्रेशंस, रिटर्न, विजुअल एड्स, नॉन वर्बल, ठीक है, ये आपको हिंट दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिलअप को फिल करना है। अब चैप्टर अच्छे से समझा है तो आप इसको इजिली फिल कर सकते हो, राइट। सो फर्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, डैश इज द मोस्ट नोटिसेबल एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मोस्ट नोटिसेबल एस्पेक्ट क्या है इनमें से, फीडबैक, फेशियल एक्सप्रेशन, रिटर्न, विजुअल एड्स और नॉन वर्बल। सो डैश इज द मोस्ट नोटिसेबल एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप कैसे कम्युनिकेट करते हो इजिली, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने की क्या होती है उसमें कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो मोस्ट नोटिसेबल एस्पेक्ट होता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर आपका हो गया फेशियल एक्सप्रेशन। ओके, जो कि क्या होता है, एक मोस्ट कॉमन और इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो आप इसको, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नाउ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज दैट इट प्रोवाइड्स इमीडिएट। मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेज अभी हमने देखा क्या होता है कि जब आप ओरली कम्युनिकेट करते हो, है ना, तो सबसे पहले तो ये टाइम सेविंग होता है, और जैसे ही आपने कोई चीज बोली, किसी के साथ कम्युनिकेट किया, तो आपको उसको तुरंत क्या मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है। तो सेकंड का क्या पॉइंट होगा, क्या आंसर होगा, फीडबैक। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज दैट इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक। क्या प्रोवाइड करता है आपको ये, इमीडिएट फीडबैक, मतलब फीडबैक के लिए हमें यहाँ वेट नहीं करना होता है। रिटर्न कम्युनिकेशन में आपको फीडबैक में डिले हो सकता है, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में आपको तुरंत फीडबैक मिलता है, यही इसका बिगर एडवांटेज है। थर्ड, द यूज ऑफ डैश ग्रैब द अटेंशन of the students and keep them engaged.
अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस तरीके के कम्युनिकेशन से यूजर्स जो है, रिसीवर्स जो है वो इंगेज रहते हैं, उनका अटेंशन बना रहता है। तो थर्ड में यहाँ देखो आपका रिटर्न, विजुअल एड्स और नॉन वर्बल क्या आना चाहिए, रिटर्न, विजुअल एड्स और नॉन वर्बल। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे होगा आपका विजुअल एड्स, कि विजुअल एड्स की मदद से ही जो रिसीवर है वो क्या रहता है, इंगेज्ड रहता है और उसका अटेंशन बना रहता है। ठीक है, जो भी सेंडर बोल रहा है, समझा रहा है, उसके ऊपर उसका अटेंशन बना रहता है, क्योंकि विजुअल एड्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वर्बल नॉन वर्बल से भी। फाइन। फोर्थ, डैश कम्युनिकेशन इज द मोस्ट फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मोस्ट फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा होता है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें लीगल क्या बोल सकते हैं हम, लीगल श्योरिटी होती है। ठीक है, आप लीगली उसको प्रूव कर सकते हो, क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होते हैं, रिटन प्रूफ आपके पास में होता है। सो यहाँ पर मोस्ट फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा हुआ, रिटन कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन होगा, रिटन। रिटन किसके अंदर आता है, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, याद रखना। ओके, टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशन, बचा क्या, नॉन वर्बल। तो टोन किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हो गया। सो होप आपको सारे फिलअप्स अच्छे से समझ में आए, है ना। सारे आंसर्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वहां से भी आप पॉइंट आउट कर सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। फिलअप के बाद में आपकी बुक में क्या दिए हुए हैं, आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, What are the advantages and limitations of oral communication? ओरल कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेजेस होते हैं वो लिखना है विद दी एग्जांपल्स। तो ओरल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स क्या होंगे, पहले तो हम वो डिस्कस कर लें। ओरल कम्युनिकेशन जैसे मैंने बताया, आप मोबाइल फोन्स का यूज करते हो, आप टेलीफोन का यूज करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करते हो, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सभी एग्जाम्पल ओरल कम्युनिकेशन है। ठीक है, जिसमें आप बोलकर वर्ड्स के फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहे हो। अब इसके क्या एडवांटेजेस होंगे, सो इसके एडवांटेजेस क्या हो गए, टाइम सेविंग होता है, प्रॉपर फीडबैक मिलता है, इमीडिएटली फीडबैक आपको मिल जाता है। ओके, कॉस्टली नहीं होता है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है, बस वही सारे इसके एडवांटेजेस हैं। सो इट इज इंटरपर्सनल एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप। सबसे पहला एडवांटेज कि रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट इनकरेजेस इन्वॉल्वमेंट इन अ टीम वर्क एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये किसको इनकरेज करता है, ओरल कम्युनिकेशन, टीम वर्क के इन्वॉल्वमेंट को इनकरेज करता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। ओके, ओरल मैसेज प्रोवाइड्स प्रॉम्प्ट फीडबैक। ओरल मैसेज की वजह से आपको तुरंत फीडबैक मिलता है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है, मतलब आपको बोलने की कोई कॉस्ट नहीं लग रही है। आप बोलकर जब कम्युनिकेट कर रहे हो तो वहां पे आपको किसी तरीके का कॉस्ट नहीं लग रहा है ना। लेकिन जब आप रिटर्न कम्युनिकेट करते हो तो वहां पर कॉस्टली होता है। वो क्यों कॉस्टली होता है, क्योंकि आपको पेन पेपर या फिर आपको रिटर्न कम्युनिकेट करना है तो आपको ऐप सॉफ्टवेयर्स की नीड होगी। ओके, इट इज प्रिफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल मैटर। यदि प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल मैटर की बात करें तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक प्रिफर्ड मोड होता है, आप इसका यूज कर सकते हो कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, तो ये क्या हो गए, ये सारे एडवांटेजेस हो गए ओरल कम्युनिकेशन के। एग्जांपल आएंगे तो एग्जांपल भी अब आप लिख कर आ सकते हो ना। आंसर किस तरीके से लिखना है, पॉइंट वाइज आपको लिखना है एडवांटेजेस, ये चीज ध्यान रखना है। एडवांटेजेस आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है, तभी इसके मार्क्स आपको प्रॉपर मिलने वाले एग्जाम में। नाउ लिमिटेशंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब लिमिटेशंस क्या होंगे, देखो जहां पे एडवांटेज होते हैं वहां पे किसी ना किसी चीज के डिसएडवांटेज भी होते हैं। हर चीजों के डिसएडवांटेज होते हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके सिर्फ एडवांटेजेस ही आपको पढ़ने को मिले, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आप टेक्नोलॉजी में जो चीजें देखते हो, कम्युनिकेशन जो करते हो आप, उसमें भी क्या होता है कि आपको हर चीज के डिसएडवांटेज भी मिलेंगे। फाइन, सो इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इमोशंस आर विजिबल एंड हेंस कैन लीड टू मिसकम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन में इमोशंस जो होते हैं वो विजिबल होते हैं। हर कोई आपके इमोशंस को समझ जाता है, जब आप बोलते हो आपके फेस को देख के समझ जाता है, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन भी कभी कभी क्रिएट होता है। ओके, इट हैज नो लीगल वैलिडिटी। यहाँ पे कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती, कोई लीगल प्रूफ नहीं होता है, आप जो बोल रहे हो उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। ओके, इट डज नॉट प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड एंड द मैसेज कैन इजिली बी फॉरगॉटन। अब कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है तो कोई परमानेंट रिकॉर्ड हम नहीं रख सकते हैं इसमें, राइट। और हो सकता है कि आपने जो बोला है रिसीवर हो सकता है भूल जाए, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी होती है इजिली भूलने की। ओके, बातों को कम्युनिकेट के। नाउ इट मे बी डिफिकल्ट फॉर सर्टेन पीपल टू अंडरस्टैंड स्पीच ड्यू टू वेरियस एसेंट्स एंड पेस यूज्ड इन ओरल कम्युनिकेशन। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है लोगों को समझना, उनकी बातों को समझना। ओके, दिस फॉर्म
फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट सुटेबल फॉर लेंथी मैसेज, यदि लेंथी मैसेज हो तो उसके लिए ये कम्युनिकेशन सुटेबल नहीं होता है। लेंथी मैसेज यदि आपको ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम जो नेक्स्ट फॉर्म है रिटर्न कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये होगा इसके लिमिटेशंस। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 4 5 5 एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताएं। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में भी, तो भी आपको 2 2 3 3 एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखकर आने हैं, तो बस ये याद कर लेना है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, explain with the help of an example how body language may support or contradict a message। बॉडी लैंग्वेज आपके मैसेज को कन्वे करने में किस तरीके से हेल्प करता है। बॉडी लैंग्वेज मतलब कि यहाँ पे आप बात कर रहे हो किसकी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। ओके, सो बॉडी लैंग्वेज के क्या एडवांटेजेस होंगे हम वही यहाँ पे लिखेंगे, राइट, कि कैसे बॉडी लैंग्वेज हेल्प करता है। सो वी कम्युनिकेट इन न्यूमरस मैसेज थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज। हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस को कन्वे कर सकते हैं। सपोज आप सैड हो तो आपका फेस सैड जैसा हो जाने वाला है, आप बहुत हैप्पी हो तो आप स्माइल करोगे, बहुत बिगर स्माइल करोगे, ठीक है, खूब इंजॉय करोगे। तो जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उसी से बहुत सारी चीजें शो हो जाती हैं। सो वी कम्युनिकेट इन न्यूमरस मैसेज through our body language. Body language includes facial expression, eye movements, hand gestures, postures, etc. है ना, जब आपको कोई बहुत अच्छी लगती है कोई चीज़ तो हम इस तरीके से हैंड गेस्चर से शो कर सकते हैं। आपको कुछ ऑल द बेस्ट वगैरह बोलना है, किसी चीज़ को डन करना है तो हम ऐसे बोलते हैं। कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो हम ये वाला साइन बताते हैं हैंड्स का। तो हैंड्स गेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स, आई कॉन्टैक्ट्स, ये सब किसके अंदर आ गए, बॉडी लैंग्वेज के अंदर आ गए। ओके, यूजिंग अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस एंड गेस्चर्स स्ट्रेंथन योर स्पीच। जो आप बोल रहे हो यदि उसकी स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी है, जो आप बोल रहे हो यदि उसे इफेक्टिवली किसी को समझाना है तो उसके लिए बॉडी लैंग्वेज का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, आप अपने एक्सप्रेशन से ज्यादा अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। सो इसके एग्जांपल से दिखाएंगे तो क्या लिख कर आओगे, इन अ डिक्लेमेनेशन कॉन्टेस्ट इफ योर बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस योर स्पीच विल हैव अ ग्रेटर इंपैक्ट ऑन द ऑडियंस एज वेल ऑन अ जजेस। यदि आप कोई कॉम्पिटिशन फेस करते हो जहां पे आपको स्पीच देना है तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या करता है, ग्रेटर इंपैक्ट डालता है किस पर, जो ऑडियंस आपको सुन रही है, जो रिसीवर्स आपकी बातों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पर, साथ ही साथ जजेस पर भी। तो बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप वर्बली कम्युनिकेट कर रहे होते हो। ठीक है, तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ओके, दोनों को आप मिक्स करके जब यूज करोगे ना, दोनों को आप साथ में कंबाइंडली यूज करोगे, तब आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। रिसीवर उसे इजिली एनालाइज और इंटरप्रेट कर पाएगा, आपकी बात को समझ पाएगा और तुरंत फीडबैक सेंड करेगा। और इसी तरीके से ये कम्युनिकेशन साइकिल चलती रहेगी। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन के क्या सिग्निफिकेंस है। विजुअल कम्युनिकेशन हमने देखा, वो कम्युनिकेशन जो विजुअल एड्स के थ्रू आप करते हो वो विजुअल कम्युनिकेशन होता है। इसमें हम किसका यूज करते हैं, विजुअल एड्स का यूज करते हैं, लाइक ग्राफ्स, डायग्राम्स, मॉडल्स एक्सेट्रा। तो ग्राफ, डायग्राम, मॉडल्स का जब आप यूज कर रहे हो किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वर्बली तो एक्सप्लेन कर रहे हो आप, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी यूज हो रही है, नॉन वर्बल भी हो रहा है, लेकिन साथ में आप विजुअल एड्स का यूज कर रहे हो। सो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, विजुअल कम्युनिकेशन हो गया। दैट मेक ओरल कम्युनिकेशन मोर मीनिंगफुल, जो कि ओरल कम्युनिकेशन को, मतलब आपके वर्बल कम्युनिकेशन को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है। यूज ऑफ विजुअल एड्स मेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा इजी टू कंप्रहेंड। अब जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको इजी करने के लिए, इजीली शो करने के लिए, समझाने के लिए हम विजुअल एड्स का यूज करते हैं। दिस मेक द कम्युनिकेशन मोर इंटरेस्टिंग। इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन होता है वो मोर इंटरेस्टिंग हो जाता है, राइट। तो ये चीज भी अच्छे से समझ में आई ना, इसको मैंने जो वीडियो मैंने बनाई थी विजुअल कम्युनिकेशन की उसमें और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो होप आपको ये चीज भी अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतीक wants to share the marking criteria for the final project। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो सकता है इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, प्रतीक का नाम चेंज करके कोई और नाम रख दे, ठीक है, राम, श्याम, मोहन, और यही सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। इसीलिए बोलती हूँ मैं कि असेसमेंट जो पार्ट होता है ना, हर एक चैप्टर का एक्सरसाइज वाला जो पार्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। यदि चैप्टर वीडियोस आपने अच्छे से समझे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जाती हैं। नाउ प्रतीक वांट्स टू शेयर द मार्किंग क्राइटेरिया फॉर द फाइनल प्रोजेक्ट विथ हिज टीममेट्स। अब अपने टीममेट्स के साथ में उसको क्या करना है, मार्किंग क्राइटेरिया को शेयर करना है। ओके, सजेस्ट हिम द प्रिफर्ड चैनल फॉर हिज टास्क एंड गिव रीजंस फॉर द सेम। अब आपको ये बताना है कि वो कैसे मार्किंग क्राइटेरिया को शेयर करेगा, किस कम्युनिकेशन की मेथड का यूज करेगा, क्या रिटन, नॉन वर्बल, ओरल, विजुअल, कौन से कम्युनिकेशन का यूज करेगा। तो एक प्रिफर्ड मोड आपको बताना है कम्युनिकेशन का यहाँ पर प्रतीक के लिए। फाइन,
सो प्रतीक शुड यूज ओरल कन्वर्सेशन फॉर शेयरिंग द मार्किंग क्राइटेरिया, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टिव अर्जेंसी में मैसेज ट्रांसफर करना है ना, जो जल्दी से आपको फीडबैक भी मिल जाए, उसके लिए जो होता है वो होता है ओरल कन्वर्सेशन, राइट। तो ओरल कन्वर्सेशन फॉर शेयरिंग द मार्किंग क्राइटेरिया टू हिज टीममेट्स, बिकॉज ओरल जनरल कन्वर्सेशन इज वेरी अट्रैक्टिव इंटरेक्शन विद द टीममेट्स। अब टीममेट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में जब वो ओरली जितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, ना कि वो बाकी पिक्चर्स, ग्राफ, चार्ट्स या नॉन वर्बल वे में कम्युनिकेट कर पाएगा। तो ओरल कन्वर्सेशन क्या है, यहाँ पर प्रतीक यूज करेगा तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। ओके, उसके टीममेट्स के साथ ही इमीडिएटली अंडरस्टैंड हिज टीममेट्स एंड कंक्लूजन। देखो, इमीडिएटली उसके जो फ्रेंड्स हैं, टीममेट्स हैं, वो समझ लेंगे उस चीज को और तुरंत उसका कंक्लूजन या उसका फीडबैक भी देंगे बाय एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज एंड टेकिंग फीडबैक फ्रॉम हिज टीममेट्स। फाइन। सो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, इमीडिएट होता है, उसका फीडबैक भी आपको इमीडिएट मिलता है, राइट। सो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखवाया है यहाँ पे आंसर आप वही लिखो, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, नाउ एनलिस्ट द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या डिसएडवांटेज है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पहली बात तो क्लियर हो गया अच्छे से कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, गेस्चर, पोस्चर्स के थ्रू, आई कांटेक्ट के थ्रू जो आप कम्युनिकेशन करते हो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, वॉट वी से इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाउ वी से, ये चीज क्लियर अच्छे से। सो डिसएडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज डिफिकल्ट टू एनालाइज अ नॉन वर्बल मैसेजेस। अब नॉन वर्बल मैसेजेस को कभी कभी एनालाइज करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। आपको कोई इशारा कर रहा है, यदि आप उसका इशारा नहीं समझ पा रहे हो, वो हैंड गेस्चर से कुछ इशारा कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से या आइज के थ्रू कुछ इशारा कर रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो कभी कभी एनालाइज करना कि सेंडर क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, उसको एनालाइज करना डिफिकल्ट होता है। दस लीविंग अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब मैसेज ही कन्वे नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर डिफिकल्टी हो रही है समझ में, तो वहां पे इन्फॉर्मेशन का लॉस होता है। आप इन्फॉर्मेशन को गैदर नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। तो नॉन वर्बल मैसेजेस में कभी कभी ये चीजें भी होती हैं, यहाँ पे डिफिकल्टी ऑकर होती है। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लॉन्ग कन्वर्सेशन एंड नेसेसरी एक्सप्लेनेशंस आर नॉट पॉसिबल। अब यदि आपको कोई लॉन्ग कन्वर्सेशन करना है तो वो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज के साथ नहीं कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर यदि आपको कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना है डिटेल में, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा ओरल कम्युनिकेशन का। तो वहां पे आके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, फेल हो सकता है, राइट। ये चीज समझ में आई अच्छे से। So communication means exchanging ideas, opinions और information among people। यही करते हैं हम कम्युनिकेशन में। हम हमारे पास जो मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो आइडियाज है, थॉट्स है, उसी को शेयर करते हैं among different peoples। Okay, so people use different methods of communication to express themselves। अब इन आइडियाज को, व्यूज को, थॉट्स को जिन्हें आप शेयर करना चाहते हो पीपल्स के साथ, तो आपको एक कम्युनिकेशन मेथड का यूज करना पड़ता है। आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, सो उसके लिए हम कम्युनिकेशन मेथड्स का यूज करते हैं। सो द चॉइस ऑफ मेथड, कि आप कौन सी मेथड को यूज करने वाले हो, वो डिपेंड करता है ऑन वेरियस फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स क्या हो गए, सच एज अर्जेंसी ऑफ द मैसेज। यदि आपका मैसेज बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो आप तुरंत बोलकर मैसेज को कन्वे कर देते हो, है ना। द टाइम अवेलेबिलिटी, यदि आपके पास में आराम से टाइम है तो आप आराम से बात करते हो, धीरे धीरे बोलते हो। या फिर हो सकता है कि आप कोई रिटर्न में कोई लेटर वेटर भेजकर बात करोगे, कोई ईमेल भेजोगे, है ना। सो ये टाइम अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। द एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्ड इज ऑल्सो अनदर फैक्टर। द इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल लेवल ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर। सो ये क्या हो गए, मेथड आपको कौन सी यूज करनी है कम्युनिकेशन की, वो उसके फैक्टर्स हो गए कि अर्जेंसी ऑफ मैसेज, टाइम अवेलेबिलिटी, एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्ड। ओके, ये सारे फैक्टर्स पर बेस्ड ही हम कम्युनिकेशन मेथड को सिलेक्ट करते हैं। अब कौन सी मेथड होती है कम्युनिकेट करने के लिए, है ना, सो वो देख लेते हैं। सो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है टोटल 3 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिनकी मदद से आप अपने मैसेज को, इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हो रिसीवर तक। ओके, सो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हो गई वर्बल, है ना। वर्बल में फिर 2 टाइप है, ओरल एंड रिटन। अब वर्बल मतलब वो कम्युनिकेशन जिसमें आप बोलकर कम्युनिकेट कर रहे हो, कुछ वर्ड्स के फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ओरल एंड रिटन। ओरल कम्युनिकेशन में उन्हीं वर्ड्स को हम बोलते हैं और रिटन कम्युनिकेशन में उन्हीं वर्ड्स को हम लिखते हैं। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आया, ओरल और रिटन वर्बल कम्युनिकेशन में आया। नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल जिसमें हम वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो। जैसे मैं आपको कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी गेस्चर्स, पोस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है। सो ये नॉन वर्बल के अंदर आता है। ओके, जब आप किसी को कुछ इशारे से बताते हो, ऑल द बेस्ट बोलना है
तो ऐसे बोलते हो, कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती तो आप इस तरीके से हैंड गेस्चर्स के थ्रू बताते हो, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। नाउ विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन कुछ विजुअल एड्स के थ्रू, पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस के थ्रू यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो वो विजुअल कम्युनिकेशन हुआ। तो ये हो गई तीनों मेथड्स जिनके थ्रू हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ओके, या तो आप वर्बली करते हो, नॉन वर्बली करते हो, या विजुअल कम्युनिकेशन करते हो। अब डिस्कस करेंगे हम इन तीनों मेथड को डिटेल में। ओके, मतलब कि इन तीनों मेथड से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको कैसे उसका आंसर करके आना है और क्या आंसर में लिख कर आना है। सो यदि डेफिनेशन आती है डिफाइन वर्बल कम्युनिकेशन, तो क्या लिख कर आओगे? वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स। क्या लिख कर आओगे? वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स को यूज करता है इन डिलीवरिंग द इंटेंटेड मैसेज। जो मैसेज आपको भेजना है, जिस इंटेंशन के साथ भेजना है, उसके लिए आप क्या वर्ड्स का यूज कर रहे हो, वही वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें जो वर्ड्स होते हैं दैट आर मोर एक्यूरेट एंड पावरफुल टूल टू एक्सप्रेस एंड शेयर आइडियाज। आपके आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए, आपके इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए जिन वर्ड्स का आप यूज कर रहे हो वो वर्ड्स एक्यूरेट होने चाहिए, और ये एक पावरफुल टूल होता है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? एक पावरफुल टूल होता है जिसमें आप बोलकर वर्ड्स के फॉर्म में कम्युनिकेट करते हो। यहां पर एक कॉमन लैंग्वेज का हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कॉमन लैंग्वेज का, जिसको सेंडर और रिसीवर दोनों समझते हैं। ठीक है, तभी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। ओके, तो वर्बल कम्युनिकेशन समझ में आया। नाउ अब ये टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन। जो चीज आप बोल रहे हो उसी को आप लिखकर भी कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन समझ में आया। अब डेफिनेशन आई तो ये लिख कर आएंगे हम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, तो हम ये लिख कर आने वाले हैं कि ओरल और रिटन दो टाइप के कम्युनिकेशंस होते हैं। नाउ What is oral communication? अब oral communication की बात करें तो the process of expressing information or ideas through spoken words is known as oral communication. वो process जिसमें आप words को बोलते हो और communicate करते हो, अपने ideas को, thoughts को express करते हो, है ना, उसी को हम कहते हैं oral communication. ओके, सो ओरल कम्युनिकेशन इज मोर अ नेचुरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आपको जल्दी से जब कम्युनिकेट करना है किसी के साथ में तो आप बोलकर कम्युनिकेट कर लेते हो, राइट? घर में अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हो नेचुरली, है ना। सो ओरल कम्युनिकेशन इज मोर अ नेचुरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन देन रिटन फॉर्म। क्लियर? द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज दैट इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक। देखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एंड क्लैरिफिकेशन। इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज है ओरल कम्युनिकेशन का कि आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है। ओके, टाइम सेविंग भी है ये एक तरीके से। आप जल्दी से बोलते हो, अपनी बात को कम्युनिकेट करते हो, सामने वाला आपको फटाफट रेस्पॉन्स कर देता है, रिप्लाई कर देता है, तो टाइम सेविंग हो गया और आपको इमीडिएट फीडबैक मिल गया। सो ओरल कम्युनिकेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या हुआ कि इमीडिएट फीडबैक और क्लैरिफिकेशन आपको होता है। ओके, ये चीज समझ में आई। सो बोथ द स्पीकर एंड लिसनर टेक टर्न्स टू स्पीक एंड एंटर इनटू अ काइंड ऑफ डायलॉग टू मेक द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस पर्पसफुल। इस होल कम्युनिकेशन प्रोसेस को पर्पसफुल बनाना है तो यहाँ पे आप वर्ड्स का यूज करते हैं, कुछ काइंड ऑफ डायलॉग्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। ओके, अब ये जो जनरल सा कम्युनिकेशन है ये आप घर में फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ करते हो नॉर्मली, है ना। सोसाइटी में जाते हो, यदि किसी से मिलते हो तो आप ओरली ही बात करते हो, राइट। सो ये चीज समझ में आ गई कि ओरल कम्युनिकेशन आएगा तो डेफिनेशन में क्या लिख कर आने वाले हो। ठीक है, ये 2 लाइन की इसकी डेफिनेशन है, साथ में आप इन पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हो। ओके, यदि ये 3-4 मार्क्स में आता है कि डिफाइन ओरल कम्युनिकेशन या एक्सप्लेन ओरल कम्युनिकेशन, तो आप इन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। ओके, नाउ कैसा होता है ओरल कम्युनिकेशन? टाइम सेविंग और एक यूजफुल टूल है। पावरफुल टूल भी है, यूजफुल टूल भी है, टाइम भी सेव हो रहा है, इमीडिएट फीडबैक मिल रहा है, जल्दी से आप अपनी बात बोलकर खत्म कर दे रहे हो कम्युनिकेशन को, तो टाइम सेविंग हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहाँ कब हम कम्युनिकेट करते हैं, यदि एग्जांपल आता है इसका कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, तो क्या लिख कर आने वाले हो? ये एग्जांपल में लिख कर आना। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ओरल कम्युनिकेशन में आ गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ओरल कम्युनिकेशन है, वहां पे आप बात कर रहे हो ना, ठीक है, आपको सामने वाले का फेस भी दिख रहा है, आप बात भी कर रहे हो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप नेचुरल बात करते हो, राइट। वॉइस मेल्स जो हो गए, जनरल कन्वर्सेशन, स्पीचेस, मीटिंग्स, सेमिनार्स, ग्रुप डिस्कशंस, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सभी आपके ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओके, अब द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ओरल कम्युनिकेशन आर। यहां तक ओरल कम्युनिकेशन समझ में आया। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ओरल कम्युनिकेशन को भी इफेक्टिव बनाते हैं? अब जरूरी नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वर्ड्स वो सामने वाला उसी तरीके से समझे,
है ना। आप जो वर्ड्स बोल रहे हो, जिस फॉर्म में बोल रहे हो, उस पे भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके बोले गए वर्ड्स को इफेक्टिव बनाते हैं, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो जिस तरीके से उसको इफेक्टिव बनाते हैं। तो क्या फैक्टर्स हुए? द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ओरल कम्युनिकेशन आर पेस, क्लैरिटी इन प्रोनाउंसिएशंस, वॉल्यूम और पिच एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स। ओके, सो ये हो गए इसके फैक्टर्स जिन्हें अब हम डिस्कस करेंगे। सो अब जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये भी ध्यान से समझना। यदि ओरल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन और कुछ पॉइंट्स आते हैं तो आपको वो सारी चीजें लिख देना। एग्जाम्पल्स भी बता दिए मैंने, है ना, दैट व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, या राइट एनी 2 एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आप लिख सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिख सकते हो, सेमिनार्स, ग्रुप डिस्कशन, कुछ भी लिख सकते हो। अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, या राइट एनी 2 फैक्टर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, या डिफाइन क्लैरिटी इन ओरल कम्युनिकेशन, ऐसा भी पूछ सकते हैं। व्हाट आर द रोल ऑफ पेस इन ओरल कम्युनिकेशन, तब आपको क्या लिख कर आना है। सो अब ये जो फैक्टर्स मैं बताने वाली हूं अच्छे से समझ लेना। पेस मतलब इट मींस हाउ फास्ट और स्लो यू स्पीक। जब आप किसी के साथ बोलकर कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपका जो वॉइस है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, मतलब ना ज्यादा फास्ट आपको बोलना है ना ज्यादा स्लो आपको बोलना है। सामने वाला आपकी बात को समझ सके, आपको उसी टोन में बात करनी है और उसी स्पीड से बोलना है। सो इफ द स्पीकर टॉक्स टू फास्ट, अगर स्पीकर बहुत ज्यादा फास्ट बोलता है, द रिसीवर में नॉट बी एबल टू एब्सॉर्ब एंड इंटरप्रेट द मैसेज करेक्टली। जो स्पीकर है, जो रिसीवर है, वो उसकी बात को अच्छे से नहीं समझ पाएगा और ना ही उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स सेंड कर पाएगा। ओके, ऑन द अदर हैंड इफ द स्पीकर टॉक्स टू स्लो, यदि वो बहुत धीरे बोलता है तो स्पीकर उसकी बात को सुन ही नहीं पाएगा और इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उसकी बात को सुनने समझने का। ओके, सो क्या होना चाहिए? ना ज्यादा फास्ट आपको बोलना है ना ज्यादा स्लो आपको बोलना है। रिसीवर आपकी बात को समझ सके, आपको उस टोन में उस स्पीड से बोलना है। ओके, क्लैरिटी इन प्रोनाउंसिएशन, अब जब आप किसी चीज को बोल रहे हो तो आपको प्रोनाउंसिएशन में भी क्लैरिटी होना चाहिए। ओके, इट रिफर्स टू स्पीकिंग वर्ड्स क्लियरली एंड करेक्टली इंक्लूडिंग द करेक्ट साउंड्स ऑफ द लेटर्स विथ प्रॉपर एम्फेसिस, है ना। ये चीज भी समझ में आ गई अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम एंड पिच। अब वॉल्यूम और पिच वही चीज हुई पेस जैसी, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि इट मीन्स हाउ लाउड और सॉफ्ट योर वॉइस इज। वॉल्यूम पिच का मतलब कि कितना लाउड और कितना सॉफ्ट वॉइस में आप बोल रहे हो। ओके, इफ द स्पीकर टॉक्स इन लाउड वॉल्यूम with someone seating across the table, he may sound dominating and the receiver might feel detached or unconnected. यदि आप बहुत लाउड वॉल्यूम में बोल रहे हो और रिसीवर बिल्कुल आपके नियर बैठा हुआ है और फिर भी आप लाउड वॉल्यूम में बोल रहे हो, तो क्या होगा इससे? जो रिसीवर है वो डिटैच्ड हो जाएगा, उसको आपकी साउंड डोमिनेट करने लगेगी कहीं ना कहीं, वो सुनेगा नहीं आपकी बात को। फाइन। On the other hand, speaking in soft voice leads the receiver to think that speaker is shy or not confident. यदि आप बहुत सॉफ्ट वॉइस में बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो, तो रिसीवर को क्या लगेगा कि ये कॉन्फिडेंट नहीं है, अपनी बात को प्रॉपर रख नहीं पा रहा है, या शाय नेचर का है। ओके, सो क्या होना चाहिए? आपका जो पिच है, जो वॉल्यूम है, वो बैलेंस्ड होना चाहिए, आपकी जो टोन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ओके, ताकि आप जो अपनी बात को रख रहे हो बिल्कुल कॉन्फिडेंट वे में रख सको, सामने वाले को अपनी बात समझा सको, रिसीवर उसे अच्छे से समझ सके। ओके, और प्रॉपर रिस्पॉन्स सेंड करे। तो ये वॉल्यूम और पिच फैक्टर हुआ। ओके, नेक्स्ट, चॉइस ऑफ वर्ड्स। अब जिन वर्ड्स को आप सिलेक्ट कर रहे हो कम्युनिकेट करते टाइम, वो वर्ड्स भी एकदम क्लियर होने चाहिए, सही होने चाहिए, गलत वर्ड्स यूज नहीं करने। सो इट रिफर्स टू चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग। आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करना है व्हाइल यू कम्युनिकेटिंग। सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, वेयर अ रिमार्क अबाउट समवन्स शूज यूजिंग 2 डिफरेंट वर्ड्स लीड्स टू एंटायरली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन बाय द रिसीवर। अब यहाँ पे शूज को लेकर 2 वर्ड्स यूज किए गए हैं ना, जो एग्जाम्पल में मैं अभी आपको बताने वाली, जिससे आपको ये चॉइस ऑफ वर्ड्स वाला जो फैक्टर अच्छे से समझ में आएगा कि रिसीवर उसे किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। अब ये जो टेबल है, यहाँ ध्यान से देखो, इसमें आपको शो होगा दिस शूज आर वेरी चीप। ओके, ये कमेंट दिया है। नाउ द शूज लुक शैबी, द शूज आर नॉट कॉस्टली। दोनों में देखो डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ओके, दिस शूज आर वेरी इकोनॉमिकल, या तो आप ये वर्ड यूज करो इकोनॉमिकल, या फिर आप इस तरीके से यूज करो कि दिस शूज आर नॉट कॉस्टली। सो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि आपको सही राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज करना है ना, तभी आपका कम्युनिकेशन क्या होगा? स्ट्रांग होगा।
फाइन. सो देयरफॉर व्हाइल ड्राफ्टिंग योर मैसेज केयरफुली चूज वर्ड्स. जब भी आप कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो तो आपको वर्ड्स केयरफुली यूज करने हैं दैट कम्युनिकेट योर मीनिंग क्लियरली, जिससे आपका जो मीनिंग है, बात कर रहे हो जिस मीनिंग से बात कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, उसका मीनिंग सही निकल सके एंड लीव द लिटिल स्कोप ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन. और जो मिस इंटरप्रिटेशन होता है या मिस कन्फ्यूजन होता है, मिस कम्युनिकेशन होता है ना, कन्फ्यूजन टाइप जो चीजें होती हैं वो यहाँ पर कम हो सकती हैं. ओके, नाउ फ्लुएंसी. अब फ्लुएंसी क्या हुआ? इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू स्पीक विथ ईजी एंड एक्यूरेसी इन अ लैंग्वेज. मतलब जब भी आप बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, जो फ्लुएंसी आप जिस भी लैंग्वेज में बोल रहे हो वो ईजी होना चाहिए, उसमें एक्यूरेसी होना चाहिए. बहुत ज्यादा ब्रेक लेकर आपको नहीं बोलना है, लाइक इस तरीके के वर्ड्स को आपको यूज नहीं करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल टू मेनी पॉजेज और वर्ड्स लाइक यू नो एटसेट्रा used by the speaker may distract the receiver and break the flow of communication. So fluency का मतलब यहाँ पे जो communication का flow है, जब आप बोल रहे हो, जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, वो flow maintained रहना चाहिए. ओके, बहुत ज्यादा ब्रेक आपको नहीं लेना है कम्युनिकेशन करते टाइम. So to talk with fluency means that your speech flows well and there are not many interruptions to that flow. ओके, सो बोलते टाइम कोई इंटरप्शंस नहीं होना चाहिए आपकी लैंग्वेज में. इट कीप्स द रिसीवर इंगेज. इससे क्या होगा? जो रिसीवर है आपकी बात को समझ रहा है वो इंगेज रहेगा. ठीक है, जिस भी टॉपिक पे आप डिस्कस कर रहे हो वो उसमें इंगेज रहने वाला है. राइट, नाउ लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट फैक्टर इज लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन करते टाइम लेंथ का भी ध्यान रखना है. बहुत ज्यादा लार्ज कम्युनिकेशन या लॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं करना है आपको, ताकि सामने वाला आपसे बोर ही हो जाए, आपकी बात ही नहीं सुने, इंगेज्ड ना हो. जितना शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे में आप कम्युनिकेट करोगे वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है. द कन्वर्सेशन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. कन्वर्सेशन क्या होना चाहिए? सिंपल, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. तो लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन में क्या हो गया कि जो कम्युनिकेशन है वो सिंपल होगा, शॉर्ट होगा और टू द पॉइंट होगा. इफ स्पीकर टॉक्स फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम अबाउट थिंग्स विच आर नॉट रिलेवेंट टू द टॉपिक, द लिसनर्स लूज इंटरेस्ट इन स्पीच एंड द पर्पस ऑफ द स्पीच इज डिफीटेड. ओके, कब? जब स्पीकर बहुत लॉन्ग टाइम तक बात करता है तब. ऑन द अदर हैंड, अ कन्वर्सेशन विच इज शॉर्ट कन्वेज द मैसेज क्लियरली एंड कॉन्साइजली एंड कीप्स द लिसनर इंगेज्ड. तो लिसनर्स को, रिसीवर को इंगेज रखने के लिए, ताकि वो आपके टॉपिक को प्रॉपर अटेंशन से सुने, समझे, इंटरप्रेट करे, उसके लिए आपका जो कम्युनिकेशन का लेंथ होता है वो शॉर्ट होना चाहिए, और हम बोल सकते हैं सिंपल, कॉन्साइज और टू द पॉइंट होना चाहिए. सो इस फैक्टर का मीनिंग क्लियर. ओके, नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. अभी हमने फैक्टर्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लुएंसी, चॉइस ऑफ वर्ड्स और आपका वॉल्यूम, पेज, पेस, ये सारे हमने फैक्टर्स देखे ओरल कम्युनिकेशन के, जो ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं. अब इसके क्या क्या एडवांटेज है? यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है लाइक व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, तो क्या लिख कर आओगे? 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में पूछेंगे आपसे ये क्वेश्चन. तो आपको ये बताना है कि ओरल कम्युनिकेशन टाइम सेविंग होता है, ओके, कॉस्ट एफिशिएंट होता है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको. इट इज इंटरपर्सनल हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप. रिलेशनशिप को बिल्ड करने में हेल्प करता है. इट इनकरेजेस इन्वॉल्वमेंट इन टीम वर्क एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. पूरा टीम इसमें इन्वॉल्व होता है. टीम वर्क आपका कहीं ना कहीं इनकरेज होता है, जिससे प्रॉपर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो सकती है. ओरल मैसेजेस प्रोवाइड्स प्रॉम्प्ट फीडबैक. ओरल मैसेजेस के थ्रू आपको तुरंत फीडबैक मिलता है, तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है. कॉस्ट एफिशिएंट होता है. इट इज प्रिफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल मैटर्स. यदि प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल मैटर्स की बात करें तो ओरल कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है. ओके, अब यदि इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या लिख कर आओगे? इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इमोशंस आर विजिबल एंड हेंस कैन लीड मिसकम्युनिकेशन. कभी कभी आपके इमोशंस भी क्या करते हैं? आपके मिसकम्युनिकेशन का कारण बन जाते हैं. हो सकता है आप किसी और रीजन से कुछ चीजें बोलने वाले हो, लेकिन आपके इमोशंस कुछ और डिपिक्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन में आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, क्लियर, और आपके इमोशंस विजिबल होते हैं. इट हैज नो लीगल वैलिडिटी. अब ओरल कम्युनिकेशन है तो रिटर्न किसी चीज का कोई प्रूफ नहीं होता है, तो लीगल वैलिडिटी किसी चीज की भी नहीं होती है. इट डज नॉट प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड. यहाँ पे कोई परमानेंट रिकॉर्ड भी प्रिपेयर नहीं होता है. ओरल कम्युनिकेशन आपको कोई परमानेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करता है. ओके, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हो बोलकर कम्युनिकेशन कर रहे हो. यदि आप लिखकर किसी चीज का कम्युनिकेशन करते हो तो यहाँ लीगल वैलिडिटी भी होती है, और आप उसको सेव करके रख सकते हो परमानेंट रिकॉर्ड के फॉर्म में भी. तो आपने जो बोला है वो इजिली फॉरगॉटन हो सकता है, राइट. इट मे बी डिफिकल्ट फॉर certain people to understand speech due to various accents and
used in oral communication. Okay, now this form of communication is not suitable for lengthy messages. यदि lengthy messages है तो उसके लिए ये suitable नहीं होता है. So यहाँ पे आपके क्या disadvantages हो गए, इनमें से 2-3 disadvantages अच्छे से याद कर लेना. Oral communication के 2-3 advantages भी अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि question बनता है एग्जाम में what are the advantages and disadvantages of oral communication. या write any 2 advantages and disadvantages of oral communication. तो आपको लिखते आना चाहिए. Okay, 100% ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में. नाउ रिटर्न कम्युनिकेशन. अब हमने देखा वर्बल कम्युनिकेशन 2 टाइप्स का था, ओरल एंड रिटर्न. तो ओरल अच्छे से कंप्लीट किया, जिसमें वर्ड्स के फॉर्म में आप स्पोकन वर्ड्स के फॉर्म में कम्युनिकेट करते हो. ओके, एक कॉमन लैंग्वेज के थ्रू. अब रिटर्न कम्युनिकेशन, यहाँ भी एक कॉमन लैंग्वेज का आप यूज करते हो, जिसे रिसीवर समझता है, सेंडर समझता है. ठीक है, प्लस साथ में यहाँ पे जो वर्ड्स आप बोल रहे हो ओरल कम्युनिकेशन, वही वर्ड्स को आप लिख कर कम्युनिकेट करते हो. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटर्न. सो इट इन्वॉल्व सेंडिंग मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न वर्ड्स टू कन्वे इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए हम रिटर्न वर्ड्स का यूज करते हैं. इट इज मोस्ट फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ये भी ध्यान रखना कि एक फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है. फॉर एग्जांपल, जो आप लेटर्स एप्लीकेशंस लिखते हो, स्कूल में देते हो, सपोज आप लीव पर हो, राइट, तो आप एप्लीकेशन लिख कर देते हो ना, तो एक फॉर्मल एप्लीकेशन के फॉर्म में आप दे रहे हो. तो यहाँ पे आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो एक रिटन कम्युनिकेशन हुआ. इट इज एन इनोवेटिव एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट इन्वॉल्व्स अ केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड देयर प्लेसमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर. अब यहाँ पे आप रिटन ऑर्डर में कम्युनिकेट कर रहे हो, राइट, तो यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए कि आप जो वर्ड्स का यूज कर रहे हो उसको केयरफुली सिलेक्ट करो और एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके उन वर्ड्स को यूज करो कम्युनिकेट करते टाइम. सो एग्जांपल्स क्या हुए, यदि एग्जांपल्स आ गया एग्जाम में पूछा आपसे, रिटन कम्युनिकेशन आएगा तो आपको 3 पॉइंट लिखकर आना है. डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर है, जिसमें वर्ड्स यूज नहीं होते, आप लिखकर कम्युनिकेट करते हो, अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हो, रिटन कम्युनिकेशन. ओके, इसके एग्जांपल्स पूछ ले तो क्या लिख कर आओगे. इसके एग्जांपल्स में लिखना, इट इंक्लूड्स लेटर्स, रिपोर्ट्स, रिज्यूम्स, ब्रोशर्स, सर्कुलर्स, मेमोरेंडम्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, नोटिसेस एक्सेट्रा. ओके, आप जो चैटिंग करते हो आजकल, यदि हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो व्हाट्सएप, इंस्टा पे जो मैसेंजर्स होते हैं जिसमें आप लिखकर चैटिंग करते हो, राइट, जो भी वर्ड्स आपको बोलने होते हैं तो वो भी रिटर्न कम्युनिकेशन में ही आता है. बाकी इसके अलावा लेटर, रिपोर्ट, रिज्यूमे, ब्रोशर, सर्कुलर्स, मेमोरेंडम, कॉन्ट्रैक्ट्स, नोटिसेस, ये भी आता है. इसमें से 2 से 3 एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं. ओके, क्लियर है अच्छे से. नाउ Nowadays written communication has been shorter and faster. आजकल देखा जाए तो written communication shorter और faster हो गया है, क्योंकि SMS और messages जैसी facilities हैं, like WhatsApp, Insta, email, social media का हम use करते हैं. That are some of the standard mediums of written communication, जो कि एक standard medium बन चुका है किसका, written communication का. So for effective written communication, the messages should be meaningful, concise and complete. देखो, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन आप करते हो, आपका जो भी मैसेज है, चाहे आप ओरल भेजो या रिटर्न सेंड करो, आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और कॉन्साइज वे में होना चाहिए. क्लियर होगा, मीनिंगफुल होगा और कॉन्साइज होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि रिसीवर उसे इंटरप्रेट करेगा इजीली और समझेगा और बदले में रिस्पॉन्स सेंड करेगा. ओके, सो रिटर्न कम्युनिकेशन भी कैसा होना चाहिए आपका, मीनिंगफुल, क्लियर एंड कॉन्साइज. ओके, नाउ एडवांटेजेस क्या हुए अब रिटर्न कम्युनिकेशन के. सो एडवांटेजेस यहाँ पे आपको लिखना है कुछ यदि आए एग्जाम में, तो इट अलाउज दी सेंडर टू थॉटफुली ड्राफ्ट क्लियर एंड कॉम्प्रहेंसिव मैसेज. कि जो भी मैसेज आप ड्राफ्ट कर रहे हो, रिसीवर तक पहुंचाने वाले हो, सबसे पहली बात तो वो क्लियर हो और कॉम्प्रहेंसिव वे में हो. ओके, रिटर्न कंटेंट हैज लीगल वैलिडिटी. अब ओरल कम्युनिकेशन की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है. वहां पे जो आप बोलते हो सकता है कि आपने आज बोला, आप कल भूल भी गए हो, लेकिन यहाँ पर लीगल वैलिडिटी होती है. ओरल कम्युनिकेशन में कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता है, बट इट इज यहाँ पे परमानेंट रिकॉर्ड होता है. इट इज सुटेबल मोड फॉर कम्युनिकेशन. फॉर लेंथी मैसेजेस के लिए भी ये सुटेबल होता है. ओके, लेंथी मैसेज के लिए ओरल कम्युनिकेशन सुटेबल भी नहीं होता है. सो समझ में आ गया, यदि डिफरेंस भी आता है तो लिख सकते हो ना आप इजीली. फाइन. सो यहाँ पे लीगल वैलिडिटी होती है, ओरल में नहीं होती है. यहाँ पे लेंथी मैसेजेस के लिए रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, सुटेबल होता है, बट वो नहीं होता है. ओरल कम्युनिकेशन टाइम सेविंग होता है, यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हम बोल सकते हैं. लेंथी मैसेज आप फॉर्म कर रहे हो, आपको करेक्ट केयरफुली वर्ड्स को सिलेक्ट करना है, चॉइस ऑफ वर्ड्स आपकी सही एकदम होना चाहिए, राइट. जब आप मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हो तो सीक्वेंस, सेंटेंस वगैरह सब चीजें सही तरीके से फॉर्म होना चाहिए. तो हम बोल सकते हैं थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, जो कि अभी हम इसके डिसएडवांटेजेस में देखने वाले हैं. सो यदि डिसएडवांटेज आए तो क्या लिखोगे, इट रिक्वायर्स टाइम फॉर ड्राफ्टिंग द मैसेज. जैसा अभी मैंने बताया कि यदि मैसेज आप ड्राफ्ट करें तो इसके लिए आपको यहाँ पे टाइम की जरूरत होती है. रिटर्न कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व पोस्टेज कॉस्ट. अब यहाँ पे आप जो भी रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हो, जैसे पहले पोस्ट कार्ड्स वगैरह पे, लेटर्स, रिपोर्ट्स वगैरह सब पेपर पे, ऑन पेपर बनाई जाती थी, तो कुछ पोस्टेज कार्ड लगती थी.
की, ठीक है, कॉस्ट लगती थी पोस्टेज। यदि आप इंस्टेंट मैसेजेस का यूज करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डेटा करवाना पड़ता है अपने मोबाइल सिस्टम में, ठीक है, ऐप्स चाहिए, मोबाइल सिस्टम चाहिए, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये सब थोड़ी बहुत यहाँ पे कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। रिटन मैसेजेस कॉजेज फीडबैक एंड कॉन्सिक्वेंटली डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। रिटन मैसेजेस में आपको फीडबैक मिलने में भी थोड़ा सा टाइम मिलता है। जैसे ओरल कम्युनिकेशन में आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है, जैसे आप बोलते हो वैसे सामने वाला आपको रिस्पॉन्स कर देता है, बट रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, फीडबैक में भी आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, और यहाँ पर डिसीजन लेना भी थोड़ा सा डिले हो जाता है क्योंकि आपको फीडबैक लेट मिलता है। ओके, सो ये चीज समझ में आ गई रिटन कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस। फाइन, नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन के दो टाइप देख ली, ओरल, रिटन। नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या हुआ? वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स के फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं, कॉमन लैंग्वेज का यूज करते हैं। सपोज हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज जो भी आप समझते हो, जो मैं बोल रही हूँ, यदि वो बात आप इजीली समझ पा रहे हो, उस लैंग्वेज में जो मैं बात कर रही हूँ वो आपको समझ में आ रही है, आप रिप्लाई कर रहे हो बदले में कि मैम इसमें डाउट है, या बहुत अच्छे से समझ में आ गया, पूरा वन शॉट अच्छे से हो गया, मतलब आपने मुझे प्रॉपर फीडबैक भी दिया, ओके, और मेरी बात को समझा भी, और हमने कॉमन लैंग्वेज में डिस्कशन किया। सो ये कम्युनिकेशन क्या हुआ? ओरल कम्युनिकेशन हुआ, राइट। अब यहां पर बात आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। तो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है, जिसमें आप बोलकर कम्युनिकेट नहीं करते हो, ना लिखकर कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, यहां पर हम कम्युनिकेट करते हैं बॉडी गेस्चर्स के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, एक बॉडी लैंग्वेज के थ्रू यहां पर कम्युनिकेशन किया जाता है। समझ में आया? मतलब ओरल और रिटन कम्युनिकेशन की बात करें, मतलब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स, ओरल और रिटन, ठीक है। इट कैन बी इफेक्टिवली यूज टू इनहांस आवर वर्बल कम्युनिकेशन। हमारे वर्बल कम्युनिकेशन को इनहांस करने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज किया जाता है। अब इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसके एग्जाम्पल में क्या लिखकर आने वाले हो? इट इंक्लूड्स आवर बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, पॉइंटिंग फिंगर्स एक्सेट्रा। मतलब कि यदि मैं आपको समझा रही हूँ और मैं प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट नहीं हो और आपको मैं कुछ चीजें समझा रही हूँ, तो क्या आपको समझ में आएगी? सिंपल नॉर्मल इस तरीके से खड़े होकर बिल्कुल एक लेक्चर दूंगी तो क्या समझ में आएगा? तो एक प्रॉपर फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज आपका मैटर करता है कि आप क्या बोल रहे हो, उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है ना। तो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन को इनहैंस करने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। नॉन वर्बल साइंस कैन कन्वे थॉट्स एंड फीलिंग्स इन द एब्सेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। यदि वर्बल कम्युनिकेशन आप नहीं कर पा रहे हो तो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हो। जैसे सपोज आपको किसी से कुछ बात करनी है लेकिन आप बोलकर नहीं कर पा रहे हो, तो आप उससे इशारे में भी बात कर सकते हो, है ना। सो उसको क्या कहेंगे हम? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, सो बहुत सारे हैंड गेस्चर्स वगैरह भी आपने देखे होंगे, जैसे हैंडशेक करते हो तो इसका मतलब होता है आप किसी से हेलो हाई कर रहे हो या किसी को विश कर रहे हो, ठीक है। सो दिस ऑल आर दी एग्जांपल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। तो क्या लिख कर आओगे आप? सबसे पहला जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एलिमेंट है वो है फेशियल एक्सप्रेशन। अब फेशियल एक्सप्रेशन देखो, जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपके एक्सप्रेशंस कैसे हो जाते हैं? एंगर टाइप शो होता है ना। डिसगस्टिंग, कुछ चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। जब आपको डर लग रहा है तो आपके फियर टाइप एक्सप्रेशन हो जाते हैं, है ना। जब आप बहुत खुश होते हो तो इस तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं, सैड होते हो तो इस तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं, सरप्राइज होते हो तो इस तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं। तो ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है ये भी बहुत सारी चीजें डिपिक्ट कर देते हैं। सो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आते हैं। ओके, सो फेशियल एक्सप्रेशन इट इज मोस्ट नोटिसेबल एस्पेक्ट ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। द लुक ऑन अ पर्सन्स फेस इज ऑफन फर्स्ट थिंग वी सी इवन बिफोर वी हियर व्हाट ही हैज टू से। वो क्या बोलने वाला है पर्सन, उसके वर्ड्स के पहले ही आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाते हो, राइट। सो यही चीज है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। सो फेशियल एक्सप्रेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन, राइट, क्योंकि क्या वर्ड्स वो यूज करने वाला है, क्या बोलने वाला है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाना, है ना, कि वो सैड है, हैप्पी है, कैसा है। जो इमोजीज आप व्हाट्सएप में यूज करते हो वो एक तरीके से फेशियल एक्सप्रेशंस को ही शो करती हैं आपके, है ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। नाउ गेस्चर्स, अब आपके बॉडी गेस्चर्स जो होते हैं वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक एलिमेंट है, या हम एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं। कॉन्शियस हैंड एंड बॉडी मूवमेंट्स एंड सिग्नल्स आर एन इसेंशियल वे टू कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स। अब यहाँ पे देखो सारे हैंड गेस्चर्स आपको शो रहे, कुछ बहुत अच्छा लगा तो हम इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। आपने कुछ ऑल द बेस्ट या डन का जो भी होता है साइन, तो वो इस तरीके का थंब साइन होता है। कुछ नहीं अच्छा लग रहा है तो आप ऐसा साइन भेजते हो। विक्ट्री का साइन ऐसा होता है, ओके, राइट। सो ये सारी चीजें आपको अब अच्छे से क्लियर है। हैंड गेस्चर्स के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? हैंड गेस्चर्स के थ्रू भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो सम ऑफ द कॉमन गेस्चर्स इंक्लूड वेविंग,
किसी को हाय हेलो करना है, किसी को पॉइंट करना है, पॉइंटिंग, यूजिंग फिंगर्स टू इंडिकेट नंबर्स. However, some unconscious gestures allow convey one's state of mind. For example, glancing at the watch is interpreted as a sign of disinterest or desire to leave the conversation. सपोज आप किसी के कन्वर्सेशन से बहुत बोर हो रहे हो, आपको अटेंशन नहीं देना, उसको आप इंगेज नहीं हो पा रहे हो, तो आप बार बार टाइम देखते हो, तो ये आपका बॉडी गेस्चर हो गया. मतलब आप अपनी वॉच को देख रहे हो कि कब इसका कन्वर्सेशन एंड होगा और मैं यहाँ से जाऊँ. ओके, सो ये चीज जो हो रही है आपका अनकॉन्शियस गेस्चर्स कहलाते हैं. ओके, सो एडिशनली डिफरेंट कल्चर्स रिकॉग्नाइज देयर स्पेसिफिक गेस्चर्स. फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया वी फोल्ड आवर हैंड्स टू ग्रीट अदर्स and express our regards for others, but this gesture has no significance in other parts of the world. So हर एक स्टेट के अपने अपने क्या बोल सकते हैं, हर एक कल्चर के अपने अपने बॉडी गेस्चर्स होते हैं अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के, या फिर जो भी उनका स्टेट का कल्चर है उसको डिपिक्ट करने के लिए. ओके, जो कि सेम नहीं होते हैं. ओके, नाउ वॉइस. अब वॉइस क्या हुआ? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जैसा मैंने अभी बताया कि आप क्या बोल रहे हो वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही पता चल जाता है. तो यहाँ पर आपके वर्ड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी क्या है वॉइस या आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब वॉइस में यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ आप किस तरीके का टोन यूज कर रहे हो. सो नॉन वर्बल स्पीच सच एज टोन, पिच, वॉल्यूम, मॉड्यूलेशन, रिदम एंड रेट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे वॉइस में क्या इंक्लूड हो गया? सारी चीज़ें. आपका टोन, आपकी जो बात करने की टोन है वो, पिच, वॉल्यूम, मॉड्यूलेशन, रिदम, ये सारी चीजें वॉइस को डिपिक्ट कर रही हैं. ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. व्हेन वी स्पीक, अदर पीपल रीड आवर वॉइस इन एडिशन टू लिसनिंग टू आवर वर्ड्स. These non-verbal sounds provide subtle but powerful clues into our true feeling and what we mean. Okay, so for example, the tone of voice can indicate sarcasm, anger, affection, and confidence. सो यहाँ पर जो टोन है वॉइस, ये जो वॉइस वाला एलिमेंट है ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि वॉइस वाला एलिमेंट हमने ओरल में भी देखा, वर्बल में भी, और यहाँ भी देख रहे हैं. वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपके बॉडी लैंग्वेज के साथ में आपका टोन मैच करना चाहिए. आप जो बोल रहे हो, आप कुछ गुस्से में बोल रहे हो तो आपकी वॉइस टोन जो एकदम ज़्यादा हो जानी चाहिए, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज उस तरीके से हो जाना चाहिए, है ना. यदि आप किसी के साथ में बहुत हैप्पीली बात कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंस हो नहीं हो, ये सारी चीज़ें आपकी वॉइस पे भी डिपेंड करती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. ओके, नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज. अब व्हेन वी कम्युनिकेट न्यूमरस मैसेजेस थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज, हम क्या करते हैं, बहुत सारे मैसेजेस को कन्वे करते हैं बॉडी लैंग्वेज के थ्रू. बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड होता है इसमें? फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट्स, हैंड गेस्चर्स, पोस्चर्स एक्सेट्रा, जो अभी हमने देखे. फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडिंग इरेक्ट एंड लर्निंग फॉरवर्ड कम्युनिकेट्स टू लिसनर्स दैट यू अप्रोचेबल एंड फ्रेंडली. Using appropriate expressions and gestures strengthen your speech. यदि आप प्रॉपरली खड़े हो, प्रॉपर वे में बात कर रहे हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स, सारी चीजें करेक्ट है, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज के साथ में आप कोई कम्युनिकेट कर रहे हो किसी तरीके से, तो वो क्या होता है, एक अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस और गेस्चर्स के साथ यदि करते हो आप कम्युनिकेट, तो आपकी स्पीच को स्ट्रेंथन करता है. मतलब आप एक कॉन्फिडेंट वे में बात कर रहे हो और रिसीवर्स जो भी हैं वो आपकी बात को सही तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं. So for example, in a contest, if your body language reflects confidence, your speech will have a greater impact on the audience as well as the judges. आप यदि कहीं पर खड़े होकर स्पीच दे रहे हो तो उस स्पीच देते टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका टोन, वॉइस एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड बॉडी गेस्चर्स, और साथ ही हम बात करें यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, यदि ये सारी चीज़ें एक सही रहती हैं, प्रॉपर रहती हैं, तो यहाँ पर जो अटेंशन है ऑडियंस का, रिसीवर्स का और जजेस का, वो आपके ऊपर प्रॉपरली बना रहता है टिल एंड, है ना, जब आपने बोलना स्टार्ट किया वहाँ से एंड तक. तो ये चीज़ समझ में आई कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ओके, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल. नाउ बॉडी लैंग्वेजेस के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज आई गेज. आई गेज मतलब आपके आई कॉन्टैक्ट्स की बात हो रही है, आई मूवमेंट की बात हो रही है. द मूवमेंट ऑफ आई लाइक लुकिंग, स्टेयरिंग एंड ब्लिंकिंग इज एन एसेंशियल फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आज जब भी किसी से बात करें तो प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट के साथ बात करो, है ना, आपको बार बार अपनी आईज ब्लिंक नहीं करनी है. इस तरीके का जो मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को ब्रेक करता है. सो आई गेज ऑल्सो डिटरमाइन्स इफ समवन इज बीइंग ऑनेस्ट और नॉट. आपकी आईज बता देती है कि आप जो बात बोल रहे हैं वो ऑनेस्टली बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो. ओके, वो बात सच कितनी है, कितनी झूठ है. सो स्टडी आई कॉन्टैक्ट मे बी इंटरप्रेटेड एज द पर्सन बीइंग ट्रूथफुल और एंड ट्रस्टवर्दी. ओके, सो ये चीज भी क्लियर हुई कि जब भी आपको बात करना है तो प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके बात करनी है. नाउ फिजिकल कॉन्टैक्ट. Communicating through physical contact is another essential non-verbal behavior.
Sometimes a touch may be able to express the feelings more effectively than the words. कभी कभी जैसे आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो आप हग कर लेते हो, सपोज आपके फ्रेंड है, आपके पेरेंट्स है ना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो आप जो बोलते हो वो वर्ड से ज़्यादा एक्सप्रेसिव क्या होता है, आपकी फीलिंग्स होती हैं. Okay, so for example, a warm hug from a mother consoles a child, whereas a firm grip of the mother shows her control to prevent the child from doing something wrong. ओके, सो यहाँ पे देखो दोनों तरीके के जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है उसमें डिफरेंस है. सपोज आपने कुछ बहुत बड़ी गलती करी तो आपके पेरेंट्स आपको एक जोर से चांटा मारते हैं, कान खींच के ले जाते हैं, तो इस फिजिकल कॉन्टैक्ट में डिफरेंस है. और यदि आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे आपके परसेंटेज बने, या घर को आपने बिल्कुल क्लीन करा, अपनी मम्मा की हेल्प करी, तो आपको मदर आपकी हक कर लेती है, राइट. तो इस फिजिकल कॉन्टैक्ट में डिफरेंस है. तो दोनों तरीके से आपको पता है ना कि आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है. तो यहाँ पे वर्ड से ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है आपका फीलिंग्स, आपके एक्सप्रेशंस जो आप शो करते हो. ओके, सो एग्जाम्पल्स भी क्लियर है अच्छे से, और आपको क्या लिख कर आना यदि ये फैक्टर आता है तो, राइट. ड्रेस एंड अपीयरेंस. अब ड्रेसअप आप किस तरीके से हो, कैसा आपका अपीयरेंस है, कैसे आप देख रहे हो while communicating, this is another factor. So in oral forms communication, the appearance of both the speaker and the surroundings play a vital role in creating an impact on the audience or receiver. A well-dressed person gives an impression of position and power, thus generating respect from others. यदि आप well-dressed हो, proper dress-up में हो, तो आप जो बात कह रहे हो उसका एक अलग ही impact पड़ता है. ओके, सो ड्रेसअप एंड अपीयरेंस का एक अपना ही इंपॉर्टेंस होता है while you communicating. नाउ एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अभी तक हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का रोल देखा, कैसे ड्रेसअप अपीयरेंस होता है, किस तरीके से आपको अपना वॉइस यूज करना है, क्या फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, हैंड गेस्चर्स क्या होता है. अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कॉम्प्लीमेंट्स अ वर्बल मैसेज. ऑब्वियस, आप जो वर्बल मैसेज देने वाले हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. किसके थ्रू? आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, हैंड गेस्चर्स, आई मूवमेंट्स के थ्रू. फिजिकल गेस्चर्स ग्रेटली हेल्प हैंडिकेप्ड पीपल, स्पेशली डीफ पीपल. ओके, यहाँ पे जो फिजिकल गेस्चर्स है वो किसको ज्यादा हेल्प करते हैं? जो हैंडिकेप पीपल होते हैं, जो डीफ पीपल होते हैं, उनको ज्यादा हेल्प करते हैं. सो ये दो एडवांटेज हो गए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के. जो स्पेशल नीड्स के पर्सन होते हैं कहीं ना कहीं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ज्यादा अफेक्ट करते हैं, उनके लिए ये कम्युनिकेशन ज्यादा हेल्पफुल भी होता है. ओके, डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब इसके डिसएडवांटेज क्या हो जाने वाले हैं? इट इज डिफिकल्ट टू एनालाइज अ नॉन वर्बल मैसेज. कभी कभी नॉन वर्बल मैसेज को एनालाइज कर पाना डिफिकल्ट होता है. हो सकता है आपका फ्रेंड इशारे में कुछ और बोलना चाह रहा हो और आप कुछ और समझ गए. तो इशारे समझना, बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपर समझ पाना बिना वर्ड्स के, बिना वर्बल मैसेज के, इट्स समटाइम्स डिफिकल्ट. सो दस लीविंग अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो जाए. इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लॉन्ग कन्वर्सेशन एंड नेसेसरी एक्सप्लेनेशंस आर नॉट पॉसिबल. अब यहाँ पे यदि आपको इशारों में या बॉडी गेस्चर्स के थ्रू कुछ बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो पॉसिबल नहीं होती. उसके लिए हमारा रिटन कम्युनिकेशन बेस्ट होता है. ओके, सो ये चीज समझ में आ गई अच्छे से कि क्या इसके एडवांटेजेस है और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं. अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन देखा, नॉन वर्बल देखा, दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे, एलिमेंट्स देख लिए क्या क्या होते हैं. अब विजुअल कम्युनिकेशन क्या हुआ? वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों को और स्ट्रांग बनाने के लिए, दोनों को और ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए, उसको इन्हांस करने के लिए हम विजुअल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं. Nowadays visual communication is most popular type of communication. Any verbal or non-verbal communication utilizing the sense of sight is known as visual communication. ये definition अच्छी है, समझ भी आ गई है. Now visual communication skills involves the judicious use of visual aids to make the penetrative and lasting impact on receiver's mind. अब कोई भी चीज यदि आपको थ्योरेटिकली समझाई जाए तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, या यदि उसको आप ग्राफिक वे में पिक्चर्स इमेजेस के फॉर्म में समझाओगे या कोई स्टोरीज वगैरह के फॉर्म में समझाओगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी. कैसे समझ में आने वाली है? जब आप उसको पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस के फॉर्म में समझाओगे तब वो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड विजुअल एड्स, जो रिसीवर के माइंड पर डायरेक्ट जाकर क्या करती है? हिट करती है, और रिसीवर इंगेज्ड रहता है उससे प्रॉपर टाइम, और हमेशा के लिए उस चीज को याद रखता है, प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करता है. ओके, सो इसमें जो विजुअल एड्स हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पर विजुअल कम्युनिकेशन में विजुअल एड्स की मदद से आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कर सकते हो, रिसीवर के माइंड पर आप लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट डाल सकते हो. ठीक है, सो इसके लिए क्या एग्जाम्पल्स होंगे, किनका यूज करेंगे हम? सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन? ग्राफ्स, चार्ट्स, मैप्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, स्मार्ट बोर्ड्स, व्हाइट बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड्स, मॉडल्स, पेपर हैंडआउट्स, एक्सेट्रा.
दिस ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। अब यदि क्लास में आपकी टीचर सिर्फ आपको बोलकर समझाती चली जाती है, चैप्टर को पढ़कर समझाती चली जाती है, वैसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, या जब वो आपको बोर्ड पर कुछ इमेज पिक्चर्स के साथ में समझाती हैं, जैसे कि मैं आपको स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करके प्रॉपर पिक्चर्स के फॉर्मेट में आपको चीज़ें समझा रही हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड विजुअल एड्स। और इसी टाइप के कम्युनिकेशन को हम क्या कह रहे हैं? विजुअल कम्युनिकेशन कह रहे हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जिसकी मदद से बच्चे ईजिली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ओके, सो आप सभी रिसीवर्स हो और जिस तरीके से मैं समझा रही है, यदि मेरी तरीका पसंद आ रहा है, आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ रही है, मतलब कि हमारा जो कम्युनिकेशन है कहीं ना कहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। रिसीवर्स सारी चीज को इजीली इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, फीडबैक दे पा रहे हो। ओके, सो विजुअल एड्स में हम जो लोग हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? पिक्चर्स के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में, फिल्म, मैप्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इनका यूज करके हम क्या करते हैं? विजुअल कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो एग्जांपल्स आएंगे तो क्या लिख कर आने वाले हो? क्लियर है? So that are the different types of visual aids that help in conveying a message effectively. मैसेज को effectively convey करने में visual communication help करता है ज़्यादा। Okay? For example, an educator can impart knowledge on a particular topic to the students in an effective manner with the help of a smart board, picture and diagram. ये भी मैंने समझाया। These visual aids help students to retain information and understand the concept much more clearly and quickly. इसकी मदद से जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को वो क्लियर वे में और क्विक वे में समझ में आते हैं। The use of visual ads grab the attention of the students and keep them engaged. और visual ads की मदद से क्या होता है? स्टूडेंट्स engaged रहते हैं और जो आपका टॉपिक है उसे जल्दी से ग्रैब कर पाते हैं। ओके, जैसे कि आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको रास्ते में ये सारे साइंस मिलते हैं ना, सो एक तरीके का विजुअल कम्युनिकेशन है। आप इन इमेजेस को देख के इजीली समझ जाते हो कि आगे आपको किधर टर्न करना है, कहाँ स्लो चलना है, कहाँ पे अंधा मोड़ है, राइट? ये सारी चीजें आपको इजीली समझ में आती है ना। ओके, सो ये क्या हुआ? ये एक तरीके का विजुअल एड हुआ। फाइन, विजुअल कम्युनिकेशन हुआ। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन? तो क्या एडवांटेज लिख कर आने वाले हो कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है, जो विजुअल एड्स होते हैं, वो ग्राफ, डायग्राम, मॉडल्स के फॉर्म में होते हैं, दैट मेक ओरल कम्युनिकेशन मोर मीनिंगफुल। मतलब जो आप बोल रहे हो उसको और ज्यादा अच्छे से समझाना है, उसको और ज्यादा मीनिंगफुल बनाना है, तब हम विजुअल कम्युनिकेशन का साथ में यूज करते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है। यूज ऑफ विजुअल एड्स मेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा इजी टू कॉम्प्रहेंड। अब कोई कॉम्प्लेक्स डेटा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, जिसको समझाना डिफिकल्ट हो रहा है, तो उसे आप विजुअल एड्स की मदद से समझा सकते हो, तो वो और इजी वे में समझ में आता है। विजुअल एड्स मेक द कम्युनिकेशन मोर इंटरेस्टिंग। आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी क्या हो जाता है? यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ओके, क्योंकि चीजें आपको इमेजेस के फॉर्म में, पिक्चर्स, वीडियोस, ग्राफ्स के फॉर्म में दिखती हैं। क्लियर? नाउ डिसएडवांटेजेस। सम ऑफ द एड्स यूज्ड इन विजुअल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आर कॉस्टली। कभी कभी ये विजुअल एड्स के फॉर्म में कम्युनिकेट कर पाना कॉस्टली भी होता है, क्योंकि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी देनी होती है। समटाइम्स दिस प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम्स कॉम्प्लेक्स। कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। समटाइम्स विजुअल टेक्निक्स टेक मच टाइम टू कम्युनिकेट, और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है कभी। ओके, तो यहाँ पर देखो ये 3 हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। सो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई कि अब किसी भी टॉपिक पर इस चैप्टर से यदि क्वेश्चन आते हैं, स्पेसिफिकली वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल, तो आपको क्या लिख कर आना है और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने पूरे वन शॉट में आपको समझाएं कि पहला तो डेफिनेशन बन सकता है, दूसरा एग्जाम्पल बन सकता है, इनके क्या फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को अलग से भी पूछ सकते हैं आपसे, या फिर इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ये जो 4 मैंने क्वेश्चंस बताए वही इस चैप्टर से 110% बनेंगे, तो आपको अच्छे से इन्हें प्रिपेयर कर लेना है। नाउ यदि वन शॉट अच्छे से समझ में आया है, आपको प्रॉपर्ली सारी चीजें रिवाइज हो चुकी है, कोई डाउट नहीं है आपके माइंड में, ओके, सो ये वीडियो आपको कहां से मिलेगी? यूट्यूब के साथ साथ magnetbrains.com से भी मिल जाना है। मतलब गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, जैसे टाइप करोगे इस तरीके का होम पेज शो होगा। यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है? अपनी क्लास 9th। जैसे क्लास 9th सिलेक्ट करोगे तो आ जाओगे आपके सब्जेक्ट की लिस्ट पर, जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स अपने शो हो जाना है। सो क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको सिलेक्ट कर लेना। नाउ क्लिक ऑन वॉच नाउ। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे अपने चैप्टर्स पर। अब क्लास 9th IT के हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट यूनिट के पार्ट 1 के। सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स यहाँ लाइन से अवेलेबल है। वन शॉट भी हमने एक चैप्टर का कर लिया है, सेकंड चैप्टर का भी आज कंप्लीट हो चुका है। तो आपको सारी चीजें यहाँ मिल जानी है। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो इस तरीके से वीडियो प्ले होगा। देखो कोई भी डाउट है यहाँ सॉल्व हो जाएगा। फिर भी यदि डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपके डाउट सॉल्व हो जाने हैं। ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।